नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 372। राघव मेहरा को कुछ हुआ। कुछ दिन पलक झपकते ही बीत गए। अयान सक्सेना और उनकी पत्नी का हनीमून खत्म होने वाला था। मेजबान, आपकी गुप्त मानव रहित लघु हमलावर पनडुब्बी प्रौद्योगिकी ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंच गई है। अयान सक्सेना के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजने लगी। इस ग्रैंडमास्टर स्तर को प्राप्त करने में 30 घंटे लगे। अगर वह छुट्टियों में समुद्र के किनारे नहीं आया होता और सुविधाजनक तरीके से इसके साथ नहीं खेला होता तो उसे ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंचने में आधा साल लग सकता था। अयान सक्सेना के दिमाग में बहुत सी जानकारियां तेजी से भर गईं। कुछ ही देर में अयान सक्सेना की आंखों में सुखद आश्चर्य की झलक दिखाई दी। इस तकनीक में मिसाइल तकनीक भी शामिल थी, लेकिन ये केवल ग्रैंडमास्टर स्तर की थी। मिसाइल तकनीक अयान सक्सेना के लिए बहुत उपयोगी नहीं थी, क्योंकि चीन की मिसाइल तकनीक पहले से ही बहुत मजबूत थी। ग्रैंडमास्टर स्तर की स्टील था तकनीक भी औसत दर्जे की थी। अयान सक्सेना का मानना है कि इस क्षेत्र में चीन की मौजूदा तकनीक ज़्यादा खराब नहीं होगी, लेकिन उन्होंने जो कौशल हासिल किया वह व्यापक था। इसमें दो पहलू ऐसे थे जो संभवतः चीन की वर्तमान तकनीक से अधिक उन्नत थे। उनमें से एक थी ठोस अवस्था बैटरी प्रौद्योगिकी। उन्होंने जो जानकारी प्राप्त की उसके अनुसार छोटी स्टेल्थ मानव रहित हमलावर पनडुब्बियों में इस्तेमाल होने वाली ठोस अवस्था वाली बैटरियों के कच्चे माल और सिद्धांतों को जानने के बाद उनका निर्माण करना ज़्यादा कठिन नहीं था। हालांकि संभवतः क्योंकि यह केवल ग्रैंड मास्टर स्तर की तकनीक थी, इसलिए जिन ठोस अवस्था वाली बैटरियों के बारे में वह जानते थे उनके लिए विशेष सामग्रियों के उपयोग की आवश्यकता होती थी, जिससे उनका निर्माण बहुत महंगा होता था। ये साधारण उत्पादों में उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं था, लेकिन पनडुब्बियों के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। पनडुब्बियों को बड़ी संख्या में बनाने की ज़रूरत नहीं थी, प्रदर्शन और विश्वसनीयता ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। एक और संभावित अग्रणी तकनीक गहरे समुद्र में बिजली उत्पादन तकनीक थी। उन्होंने जो जानकारी प्राप्त की उसके अनुसार पनडुब्बी के बाहरी आवरण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विशेष सामग्री मजबूत पानी के दबाव में बल क्षेत्र जनरेटर को चलाने के लिए एक विशेष बल क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है। उत्पन्न बिजली को ठोस अवस्था बैटरियों में संग्रहित किया जा सकता है। हालांकि ग्रैंडमास्टर स्तर थोड़ा कम था और इस प्रकार की छोटी पारंपरिक मानव रहित पनडुब्बी के निर्माण में कुछ छोटी समस्याएं थीं। वह लागत थी, एक शब्द में कहें तो महंगा। अगर इसे निर्मित किया जाता तो इसकी रेंज बहुत बढ़िया होती। जब तक इसे तीव्रता से नहीं चलाया जाता इसकी रेंज लगभग असीमित होती, लेकिन इसके निर्माण की कीमत सैकड़ों मिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो सकती है। ये कीमत एक पारंपरिक हमलावर पनडुब्बी के निर्माण की तुलना में अधिक महंगी थी। बेशक इस प्रकार की पनडुब्बी के अपने फायदे थे। सबसे बड़ा फायदा यह था कि इसमें कोई भी व्यक्ति सवार नहीं था। अगर यह डूब भी जाती तो कोई हताहत नहीं होता, जिससे ये खतरनाक मिशनों को अंजाम दे पाती। लोगों के बिना अंदर रहने की जगह की कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि यह पनडुब्बी बहुत छोटी थी, लेकिन इसमें मिसाइलों, टॉर्पीडो या किसी और चीज़ की कमी नहीं थी। इसकी युद्ध शक्ति अभी भी जबरदस्त थी। पिताजी, आप किस बारे में सोच रहे हैं? अनिंदिता ने बचकानी आवाज में पूछा। अयान सक्सेना होश में आया और बोला, डैडी सोच रहे हैं हम कुछ दिनों में वापस चले जाएंगे। अगर हमें इस मॉडल के साथ फिर से खेलना है तो खेलने कहाँ जाएं? अनिंदिता, पिताजी, हम कुछ और खेल सकते हैं। पर्यावरण का लोगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। समुद्र तट पर अनिंदिता को मॉडलों के साथ खेलने में रुचि थी, लेकिन जब वह वापस जाती तो अनिंदिता की इसमें रुचि निश्चित रूप से कम हो जाती। पिताजी, चलो कुछ और खेलते हैं। चलो मछली पकड़ने चलें। अनिंदिता खिलखिलाकर हंस पड़ी। ठीक है। अयान सक्सेना हल्का सा मुस्कुराया। मछली पकड़ना भी एक तरह का शिकार था जिससे ट्रैकिंग कौशल में सुधार हो सकता था। उनका ट्रैकिंग कौशल अभी ग्रैंड मास्टर स्तर पर था, लेकिन ये ग्रेट ग्रैंड मास्टर स्तर से बहुत दूर नहीं था। अयान सक्सेना ने अनुमान लगाया कि वह वापस जाने से पहले ही रास्ता तोड़ सकता है। राष्ट्रपति जू अरविंद नायर ने समुद्र तट पर रोशनी मेहरा से संपर्क किया। अयान सक्सेना और अनिंदिता गोता लगाकर मछलियां पकड़ रहे थे। अयान सक्सेना ने डाइविंग उपकरण का उपयोग नहीं किया, जिससे उनकी कछुआ श्वास तकनीक और ट्रैकिंग कौशल दोनों में सुधार हो सकता था। क्या बात? रोशनी मेहरा ने पूछा। यद्यपि अरविंद नायर और अन्य लोग द्वीप पर उनकी सुरक्षा कर रहे थे, लेकिन अरविंद नायर और अन्य लोगों ने इतने लंबे समय तक अयान सक्सेना और उसके परिवार को परेशान करने का प्रयास नहीं किया था। अरविंद नायर थोड़ा हिचकिचाए। रोशनी मेहरा के दिल में कुछ बुरा सा भाव था। उसने पूछा, अरविंद नायर, कोई बात हो तो बताओ।
अरविंद नायर, सुश्री जू, आइए हम इस बारे में बाद में मिलकर बात करें। पहले मिस्टर सक्सेना और बाकी लोगों को बुलाओ। रोशनी मेहरा ने रिमोट कंट्रोल उठाया। उसने रिमोट कंट्रोल दबाया और अयान सक्सेना के शरीर पर कुछ कंपन हुआ। जल्द ही अयान सक्सेना अनिंदिता के साथ सामने आए। अरविंद नायर, क्या हुआ? किनारे पर जाकर अयान सक्सेना ने पूछा। अरविंद नायर ने अनिंदिता की ओर देखा। अयान सक्सेना नीचे बैठ गया और अनिंदिता से बोला, अनिंदिता, थोड़ी देर रेत में खेलो। अंकल को डैडी और मम्मी से कुछ कहना है। ठीक है। अनिंदिता दौड़कर पास के एक पेड़ की छाया में चली गई। अरविंद नायर ने गंभीर भाव से कहा, मिस्टर सक्सेना, मिस्टर राघव मेहरा को एक छोटी सी परिस्थिति का सामना करना पड़ा है। वे एक व्यापारिक यात्रा पर अफ्रीका गए थे और उस देश में गृहयुद्ध छिड़ गया है। श्री राघव मेहरा के क्षेत्र पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। रोशनी मेहरा का चेहरा एकदम बदल गया। अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा का हाथ पकड़ लिया। उसने गहरी आवाज में कहा, मेरे पापा ने हमें क्यों नहीं बुलाया? अरविंद नायर, वहां संपर्क टूट गया है। हमें भी यह खबर विशेष चैनलों से मिली। रोशनी मेहरा ने कांपती आवाज में कहा, पति जी, हमें क्या करना चाहिए? घबराओ मत। अरविंद नायर, क्या मेरे पिताजी पकड़ लिए गए हैं? अरविंद नायर, हमने उपग्रहों का इस्तेमाल किया और उपग्रहों द्वारा ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि फिलहाल वह सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें किसी भी समय आसपास के विद्रोही पा सकते हैं। मुझे अधिक विवरण के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। अयान सक्सेना ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझ गया। अरविंद नायर ने सलाम किया और चले गए। रोशनी मेहरा ने कड़वाहट से कहा, पति जी, मुझे पापा को और समझाना चाहिए था। वे विदेश न जाते तो अच्छा होता। राघव मेहरा के विदेश जाने की जानकारी अयान सक्सेना को भी थी। जू परिवार का विदेश में बहुत सारा कारोबार था और कुछ चीजें कंपनी से अन्य लोगों को भेजकर नहीं संभाली जा सकती थीं। पत्नी, मुझे डर है कि इसके पीछे कुछ अजीब बात है, अयान सक्सेना ने कहा। रोशनी मेहरा ने असमंजस में पूछा, पति, आपका क्या मतलब है? अयान सक्सेना, जब पिताजी इस बार विदेश गए थे तो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने इसका आकलन किया होगा। लक्षित देश में राजनीतिक स्थिति स्थिर होनी चाहिए, कम से कम अल्पावधि में तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन ऐसा हुआ कि गृह युद्ध छिड़ गया। रोशनी मेहरा का चेहरा थोड़ा बदल गया। पति, क्या आपका मतलब है कि यह मेरे पिता के लिए है? अयान सक्सेना ने भौहें सिकुड़ी। नहीं, यह शायद मुझ पर लक्षित है। इस दुर्घटना के बिना भी अन्य दुर्घटनाएं होती रहती। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे विदेश जाने के लिए मजबूर कर रहा है। रोशनी मेहरा असहज थी। अच्छा होता अगर पिताजी इस बार विदेश न जाते। मुझे पिताजी को और अधिक समझाना चाहिए था। रोशनी मेहरा ने खुद को दोषी ठहराया। अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा के आंसू पोंछे और कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे भी पता था कि पापा विदेश जा रहे हैं। हम हमेशा डरपोक नहीं हो सकते क्योंकि खतरा है। इसके अलावा भले ही हम हमेशा चीन में ही रहे हों, लेकिन जब तक कुछ लोग चाहते हैं, मुझे विदेश जाने के लिए मजबूर करने के अन्य तरीके भी मौजूद हैं। चिंता मत करो, पिताजी ठीक हो जाएंगे। रोशनी मेहरा ने अयान सक्सेना को गले लगा लिया। पति, मुझे आपकी चिंता हो रही है। यदि वे तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं तो पिताजी अब निश्चित रूप से ठीक होंगे। यदि वे तुम्हें पकड़ने नहीं आ रहे हैं तो विद्रोहियों को देश की वार्ता के बाद गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे तो, रोशनी मेहरा ने चिंतित होकर कहा। अयान सक्सेना की आंखों में एक तेज चमक चमकी। अगर मैं वहां गया तो वे दुखी हो जाएंगे। ये सबसे अच्छा है अगर यह मामला महज एक संयोग है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो बहुत से लोगों का भाग्य खराब हो जाएगा। अयान सक्सेना ने एक शक्तिशाली आभा का प्रदर्शन किया। वह मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर थे। इसके अलावा सिस्टम स्पेस अब 3000 क्यूबिक मीटर है। पत्नी, चलो अपना सामान पैक कर लें, हमारी छुट्टियां जल्दी खत्म हो रही हैं। अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा का माथा चूमा। अध्याय 373 नए प्रकार का ड्रोन। घर के अंदर रोशनी मेहरा अपना सामान पैक कर रही थी। अयान सक्सेना अध्ययन कक्ष में गया और अरुण राव का नंबर डायल किया। मिस्टर सक्सेना, अरुण राव ने विनम्रतापूर्वक उनका अभिवादन किया। अयान सक्सेना, निर्देशक जू, मेरे ससुर के साथ क्या स्थिति है? फोन के दूसरी तरफ अरुण राव ने कहा, श्री सक्सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा के 4 साथी उनके पीछे अफ्रीका जा रहे हैं। वे अभी भी छिपे हुए हैं और विद्रोहियों द्वारा खोजे नहीं गए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हमने अभी तक बातचीत शुरू नहीं की है। अयान सक्सेना ने पूछा, क्या हमारे देश के पास वहां युद्धपोत हैं? अरुण राव, हाँ, लेकिन वे काफी दूर हैं। साथ ही जिस स्थान पर युद्ध छिड़ा था वह तट से बहुत दूर है, इसलिए हमारी नौसेना के लिए इस क्षेत्र में प्रवेश करना आसान नहीं है। हमारी वर्तमान योजना यह है कि यदि उन्हें खोजा नहीं गया तो गुप्त बचाव का प्रयास किया जाएगा।
यदि उन्हें खोजा जाता है तो हम पहले कूटनीतिक तरीकों का उपयोग करेंगे, ये देखने के लिए कि क्या शांतिपूर्ण बचाव संभव है। अयान सक्सेना, डायरेक्टर जू, अचानक आंतरिक कलह क्यों शुरू हो गई? क्या यह आंतरिक कलह आकस्मिक है या कोई साजिश है? अरुण राव ने असहाय होकर कहा, मिस्टर सक्सेना, ये घटना अचानक घटी और हमें इसकी खबर काफ़ी समय से नहीं मिली है। मैं इस समय आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन पिछली स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर थी। मुझे नहीं पता कि वे अचानक क्यों लड़ने लगे। अयान सक्सेना ने कहा, निर्देशक जू, अगर कोई अपडेट हो तो कृपया मुझे जल्द से जल्द बताएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फोन रखते हुए अरुण राव ने भौहें सिकोड़ लीं। राघव मेहरा का आगमन संघर्ष के शुरू होने के साथ ही हुआ और उन्हें भी संदेह था कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। हालांकि अपनी स्थिति को देखते हुए वह बहुत अधिक अटकलें नहीं लगा सकते थे। जल्द ही अयान सक्सेना और रोशनी मेहरा ने अपना सामान पैक कर लिया। अयान सक्सेना ने जिन कंप्यूटर और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल किया था, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग संभालेगा और उन्हें सुरक्षित तरीके से अपने साथ ले जाएगा। घर जा रहा है, अनिंदिता ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। वह इतने लंबे समय से घर से बाहर थी कि उसे घर की थोड़ी बहुत याद आती थी। द्वीप पर नज़ारा अच्छा था और हर दिन उसके माता पिता उसके साथ होते थे, लेकिन एक कमी भी थी, यहाँ कोई खेलने वाला साथी नहीं था। अनिंदिता को अपने खेलने वाले साथियों की याद आती थी। वे एक लग्जरी क्रूज जहाज पर सवार हो गए और अयान सक्सेना और उनका परिवार मुख्य भूमि पर लौट आए। 2 युद्धपोत दूर से उसका पीछा कर रहे थे। जो भी उनके पास आने की हिम्मत करता, वे उस पर गोलियां चला देते। पिताजी, मैं सोना चाहता हूँ, अनिंदिता ने चकित भाव से कहा। अयान सक्सेना ने उसे पकड़ लिया और वह तुरंत सो गई। रोशनी मेहरा अयान सक्सेना के कंधे पर झुक गई और बुदबुदाई, पति, हम खुद इतनी परेशानी क्यों पैदा नहीं करते हैं? अयान सक्सेना ने धीरे से कहा, यह बहुत आसान है, क्योंकि हम मजबूत हो गए हैं, लेकिन अभी हम काफ़ी मजबूत नहीं हैं। हम अब एक बड़ा पेड़ हैं, कोई पहाड़ की चोटी नहीं। पश्चिमी देश जंगल के कानून, अर्थात योग्यतम की उत्तरजीविता में विश्वास करते हैं। वे हमें शांतिपूर्वक कैसे मजबूत बनने देंगे? रोशनी मेहरा ने कहा, माँ ने फ़ोन नहीं किया है, इसलिए बहुत संभव है कि उन्हें अभी तक इस बारे में पता न हो। ऐसा ही होना चाहिए। अभी उसे मत बताना, जब हम वापस आएंगे तो इस बारे में बात करेंगे, अयान सक्सेना ने कहा। रोशनी मेहरा ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, पति जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर पापा को कुछ हो गया तो क्या होगा? डरो मत, मैं यहाँ हूँ, अयान सक्सेना ने धीरे से कहा। अगर पिताजी को विद्रोहियों ने पकड़ भी लिया तो भी विद्रोही उन्हें आसानी से नहीं मारेंगे। पत्नी, कितने नए ड्रोन बने हैं? फैक्ट्री अपने हनीमून के दौरान खाली नहीं बैठी थी। फैक्ट्री की क्षमता का एक हिस्सा नए ड्रोन बनाने में लगा हुआ था। रोशनी मेहरा ने कहा, अब तक करीब 20,000 नए ड्रोन का उत्पादन किया जा चुका है। हम अभी भी मुख्य रूप से पुराने ड्रोन का उत्पादन कर रहे हैं। कैमल कंट्री द्वारा दिए गए ऑर्डर अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। नए ड्रोन खरीदने में सक्षम होने के लिए कैमल कंट्री ने पहले पुराने ड्रोन के लिए कुछ ऑर्डर जोड़ दिए थे। अयान सक्सेना ने विचार किया। नए ड्रोन बहुत बड़े थे, लेकिन उन्होंने संरचना को अनुकूलित किया था। नए ड्रोन को मोड़कर रखने के बाद उनमें से 4 बिना किसी समस्या के 1 क्यूबिक मीटर में फिट हो सकते थे। उनका सिस्टम स्पेस 12,000 तक का हो सकता है। इस मामले में उसे जाने की जरूरत नहीं थी और वह तुरंत नहीं जाता, लेकिन फिर भी उसे तैयारी करनी थी। अगर मुझे जाना पड़े तो एनेस्थेटिक एजेंट वाले ड्रोन काम नहीं करेंगे। बड़ी मात्रा में एनेस्थेटिक एजेंट तैयार करना भी आसान नहीं है, अयान सक्सेना ने मन ही मन सोचा। उसे उच्च विस्फोटकों की एक खेप की जरूरत थी। वह राष्ट्रीय सुरक्षा या सेना से ड्रोन मांग सकता था और वे उसे दे देते, लेकिन इसमें एक छोटी सी समस्या थी। वह इतने सारे ड्रोनों को दूसरों से कैसे छिपा सकता था और उन्हें सिस्टम स्पेस में कैसे डाल सकता था? अगर उसे विस्फोटकों की ज़रूरत नहीं होती तो वह उसे छिपा सकता था। वह गोदाम में जा सकता था, ड्रोन को दूर रख सकता था और फिर गोदाम को बंद कर सकता था ताकि लोग कुछ समय के लिए उसमें प्रवेश न कर सकें। रुको, ड्रोन जरूरी नहीं कि मैं ही लाऊं। उन्हें सेना को देना ठीक है और सेना उन्हें ला सकती है, अयान सक्सेना ने मन ही मन सोचा। पत्नी, तुम अनिंदिता को पकड़ो, मैं फ़ोन करता हूँ। ठीक है, अयान सक्सेना ने धीरे से अनिंदिता को रोशनी मेहरा को दे दिया। वह नॉक के ऊपर गया और अमर यादव का नंबर मिलाया। बूढ़े भाई यांग, क्या आप मेरे ससुर के मामले के बारे में जानते हैं? फ़ोन पर दूसरी तरफ अमर यादव ने कहा, मुझे पता है। बचाव कार्य हमारी आतंकवाद विरोधी बटालियन के कार्यों में से एक है, लेकिन हम बहुत दूर हैं, इसलिए ये कार्य हमें नहीं सौंपा जा सकता। अयान सक्सेना, पुराने भाई यांग, जिंगमैन टेक्नोलॉजी ने नए ड्रोन का एक बैच तैयार किया है। मैं आपको उनमें से 10,000 ड्रोन दान करूंगा।
आप उन पर उच्च विस्फोटक क्यों नहीं लगाते? नए ड्रोनों के इस बैच की सहनशीलता, हस्तक्षेप रोधी क्षमता आदि मूल ड्रोनों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत हैं। अमर यादव की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। जो हाव वास्तव में उनके लिए फायदेमंद था। बूढ़े भाई लिन, क्या आप ड्रोन के इस बैच को अफ्रीका ले जाना चाहते हैं? अमर यादव ने पूछा। अयान सक्सेना, कुछ अफ्रीकी देशों के हमारे साथ अच्छे संबंध हैं। उन्हें वहां ले जाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? एक छोटी सी समस्या है। अमर यादव ने पूछा, आपका ड्रोन कितना बड़ा है? अयान सक्सेना ने कहा, नया मॉडल काफी बड़ा है। 1 क्यूबिक मीटर में करीब 4 लोगों को लोड किया जा सकता है। अमर यादव, Y-20 का आंतरिक भाग केवल 320 घन मीटर है, इसलिए ये केवल 1300 से कम वजन ही उठा सकता है। क्या हमें थोड़ा कम परिवहन करना चाहिए? 10,000 थोड़ा डरावना है। या फिर उनमें से कुछ को परिवहन विमान से भेजा जाए और कुछ को युद्धपोतों से? अयान सक्सेना ने कहा, बूढ़े भाई यांग, उन्हें युद्धपोत द्वारा ले जाना बहुत धीमा है, और यदि संख्या कम है तो निवारक शक्ति पर्याप्त नहीं है। इसे बस लंबी दूरी की तैनाती के लिए प्रशिक्षण के रूप में लें, और मैं ईंधन का भुगतान करूंगा। अमर यादव ने तुरंत कहा, बूढ़े भाई लिन, आप मजाक कर रहे हैं। आपकी मदद के बाद अगर हम आपसे इस थोड़े से ईंधन के लिए भुगतान करने को कहें, तो क्या ये हमारे चेहरे पर तमाचा नहीं होगा? मैं स्थिति की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दूंगा। यदि उच्च अधिकारियों को कोई आपत्ति नहीं है, तो हम जल्दी से उनमें संशोधन करेंगे और उन्हें यहाँ भेज देंगे। अयान सक्सेना, ठीक है। अमर यादव ने तुरंत स्थिति की सूचना दी और जल्द ही उन्हें खबर मिली कि उच्च अधिकारी सहमत हो गए हैं। बूढ़े भाई लिन, हम किसी को बुलाकर ड्रोन ले जाने की व्यवस्था करेंगे। अमर यादव ने अयान सक्सेना को मैसेज भेजा। ठीक है। लगभग आधे घंटे बाद ट्रक जिंगमैन टेक्नोलॉजी कंपनी में पहुंचे और जो ड्रोन गोदाम में अनपैक नहीं किए गए थे, उन्हें जल्दी से ट्रकों में ले जाया गया। एक ट्रक केवल दर्जनों घन मीटर ही लोड कर सकता था। 10,000 ड्रोन के लिए 50 या 60 ट्रकों की आवश्यकता होगी। 2-3 घंटे बाद ये ट्रक जोरदार तरीके से चले गए। वे मोडू स्थित एक सैन्य कारखाने की ओर चले गए। बीप बीप, अयान सक्सेना का फोन बज उठा। जिस विमान में वे सवार थे वह अभी अभी मोडू हवाई अड्डे पर उतरा था। निर्देशक जू, क्या स्थिति है? अयान सक्सेना ने फोन उठाया और पूछा। अरुण राव की आवाज गंभीर थी। मिस्टर सक्सेना, हमें अभी बुरी खबर मिली है। चेयरमैन जू और अन्य लोगों का पता चल गया है। अध्याय 374 मेंग्याओ, क्या तुम्हारा अयान सक्सेना से झगड़ा हुआ था? अयान सक्सेना के चेहरे पर सामान्य भाव थे, उन्हें खोजा जाना उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही था। निर्देशक जू, क्या आपने विद्रोहियों से संपर्क किया है? उन्होंने क्या कहा? अयान सक्सेना ने पूछा। अरुण राव, अभी नहीं। उनसे सक्रिय रूप से संपर्क करने से बातचीत के दौरान हमें नुकसान होगा। साथ ही ड्रोन को वहां तक पहुंचाने में भी कुछ समय लगेगा। मिस्टर सक्सेना, कृपया देश पर भरोसा रखें। हम चेयरमैन जू की व्यक्तिगत सुरक्षा की पूरी गारंटी देंगे। अयान सक्सेना ने कहा। निर्देशक जू, मुझे ऐसी उम्मीद है। अयान सक्सेना ने बात करने के बाद फोन रख दिया। रोशनी मेहरा ने चिंता से अयान सक्सेना की तरफ देखा। अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा का हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बीवी, चिंता मत करो, कोई परेशानी नहीं होगी। जल्द ही अयान सक्सेना और अन्य लोग विमान से उतर गए। राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के लोग उन्हें हवाई अड्डे पर लेने के लिए मौजूद थे। पति, हम कहाँ जा रहे हैं? रोशनी मेहरा ने पूछा। अनिंदिता जाग गई। अयान सक्सेना ने उससे पूछा, अनिंदिता, तुम्हें दादी की याद आती है? हाँ हाँ, अनिंदिता ने तुरंत सिर हिला दिया। अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा की तरफ देखा और कहा, बीवी, तो चलो सीधे तुम्हारे माता पिता के घर चलते हैं। माँ को बता दो, नहीं तो हो सकता है कि वह बाहर चली जाएं और बाद में घर न आएं। ठीक है। रोशनी मेहरा ने सविता मेहरा को संदेश भेजा। संदेश देखकर सविता मेहरा हैरान रह गईं। अयान सक्सेना और बाकी लोगों की हनीमून ट्रिप खत्म होने में अभी 3 दिन बाकी थे। जल्दी लौटने पर क्या अयान सक्सेना और बाकी लोग बहस नहीं करेंगे? मेंग्याओ, माँ घर पर हैं। माँ रात का खाना तैयार कर लेंगी। सविता मेहरा ने संदेश का उत्तर दिया। 1 घंटे से ज्यादा समय बाद अयान सक्सेना और बाकी लोग आ गए। सविता मेहरा विला के बाहर इंतजार कर रही थी। अनिंदिता कार से उतरी और उसकी तरफ दौड़ी। दादी, दादी, मुझे आपकी बहुत याद आती है, अनिंदिता ने बचकानी आवाज में कहा। माँ, अयान सक्सेना और रोशनी मेहरा ने आवाज लगाए। सविता मेहरा ने गौर से देखा कि रोशनी मेहरा के चेहरे पर कुछ अस्वाभाविक भाव थे। कुछ मिनट बाद अनिंदिता बाहर जाकर अपने साथियों को ढूंढना चाहती थी। अयान सक्सेना उसके साथ बाहर गया। मेंग्याओ, क्या तुम्हारा और अयान सक्सेना का झगड़ा हुआ? दंपतियों के बीच झगड़े होना सामान्य बात है।
आपको झगड़ों को बढ़ने देने के बजाय उन्हें संभालना और कम करना सीखना होगा। सविता मेहरा ने रोशनी मेहरा का हाथ पकड़ते हुए कहा। माँ, नहीं, रोशनी मेहरा ने कहा। सविता मेहरा, आप अभी भी नहीं कहते हैं। आप दुखी हैं। अनिंदिता, ठीक है, बहस और झगड़े के अलावा और क्या आपको दुखी कर सकता है? रोशनी मेहरा चुप रहीं। तभी सविता मेहरा का फोन बज उठा। यह विदेश से राघव मेहरा की लंबी दूरी की कॉल थी। नमस्ते। सविता मेहरा ने फोन उठाया। फोन के दूसरी तरफ राघव मेहरा ने गहरी सांस ली और कहा, पत्नी, मैं हूं। यहाँ विद्रोह हो रहा है और मुझे विद्रोहियों ने पकड़ लिया है। सविता मेहरा का चेहरा एकदम बदल गया। पति, अब आप कैसे हैं? राघव मेहरा, फिलहाल मैं ठीक हूं, लेकिन विद्रोही मेरी स्थिति जानते हैं और मुझे जाने नहीं देंगे तथा वे भारी फिरौती की मांग कर रहे हैं। पिताजी, वे कितना चाहते हैं? रोशनी मेहरा फोन के करीब आए और पूछा। राघव मेहरा दंग रह गया। मेंग्याओ, तुम वापस आ गए। रोशनी मेहरा, हमें खबर मिल गई है। पापा, जल्दी बताओ, वे आपको छोड़ने के लिए कितनी फिरौती चाहते हैं? 20 अरब अमेरिकी डॉलर। राघव मेहरा ने असहाय होकर कहा। रोशनी मेहरा ने भौहें सिकुड़ी। 20 अरब अमेरिकी डॉलर कोई छोटी रकम नहीं है। पिताजी, 20 अरब अमेरिकी डॉलर बहुत ज्यादा है। इतनी बड़ी धनराशि जुटाने के लिए हमें 3 दिन चाहिए। रोशनी मेहरा ने कहा। वे सीधे ही यह पैसा निकाल सकते थे। राघव मेहरा को ये बात पता थी, लेकिन राघव मेहरा के बगल में और भी लोग हो सकते थे, इसलिए उसे कुछ देर के लिए रुकना पड़ा। राघव मेहरा, मेंग्याओ, वे केवल 48 घंटे देते हैं। यदि यह 48 घंटे से अधिक हो गया तो वे टिकट फाड़ देंगे। पिताजी, लेकिन रोशनी मेहरा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फोन कट गया। राघव मेहरा के बगल में सचमुच कोई था। सविता मेहरा की आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? जाने से पहले तुम्हारे पापा ने कहा था कि वहां बिल्कुल सुरक्षित है और कुछ नहीं होगा। वहां गृहयुद्ध कैसे हो सकता है? रोशनी मेहरा ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा। माँ, चिंता मत करो। अयान सक्सेना ने पहले ही देश से संपर्क कर लिया है। 1 घंटे से भी कम समय में अयान सक्सेना और अनिंदिता वापस आ गए। सविता मेहरा ने खाने की मेज पर कुछ नहीं कहा। आखिरकार अनिंदिता वहीं थी और वह उसे चिंता करने नहीं दे सकती थी। पति जी, आज हम वापस नहीं जाएंगे। माँ को अभी अभी यह खबर मिली है और मैं यहीं रहूंगी और उनके साथ जाऊंगी। रोशनी मेहरा ने धीरे से कहा। बिल्कुल, कल अनिंदिता यहीं रहेगी और मैं तुम्हें कंपनी में ले जाऊंगा, अयान सक्सेना ने कहा। राघव मेहरा के पकड़े जाने की खबर फैल सकती थी और स्थिति को स्थिर करने के लिए रोशनी मेहरा को कंपनी में वापस लौटना पड़ा। ठीक है, रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। मैं अध्ययन कक्ष में जाऊंगा और कंप्यूटर का उपयोग करके जांच करूंगा। अयान सक्सेना अध्ययन कक्ष में गया और हैक करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से आसपास कोई नेटवर्क नहीं था। आसपास अपेक्षाकृत उच्च शक्ति वाला कोई सिग्नल जैमिंग डिवाइस अवश्य होगा। बीप बीप, अचानक अयान सक्सेना का फोन बज उठा। यह अमर यादव का फोन था। बूढ़े भाई यांग, क्या स्थिति है? अमर यादव ने कहा। बूढ़े भाई लिन, बम लगभग लोड हो चुके हैं। हम उन्हें रात भर में भेजने के लिए 10Y20 भेजेंगे। 10, अयान सक्सेना ने आश्चर्य से कहा। 8Y-20 पर्याप्त होंगे। अमर यादव, हम सैन्य अभ्यास की तैयारी के लिए कुछ लोगों को वहां भी भेजेंगे। सैन्य अभ्यास? वे किस पैमाने पर होंगे? अयान सक्सेना ने पूछा। अमर यादव, यह एक भारी भरकम उपकरणों से लैस ब्रिगेड होनी चाहिए। इसके अलावा नौसेना के पास सहयोग के लिए कई युद्धपोत भी होंगे। अयान सक्सेना दंग रह गया। अफ्रीका के उस टूटे हुए इलाके में भारी हथियारों से लैस ब्रिगेड भेजना, ये ताकत वहां किसी भी देश को मिटाने के लिए काफी है। मिस्टर सक्सेना, उच्च अधिकारी इस मामले को बहुत महत्व दे रहे हैं और बहुत नाराज भी हैं। हम इसे निश्चित रूप से ठीक से संभाल लेंगे, अमर यादव ने कहा। ठीक है। फोन रखने के बाद अयान सक्सेना ने अनुमान लगाया कि उन्हें लोगों को बचाने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। अगर चीन भारी भरकम उपकरणों से लैस ब्रिगेड भेजता है तो किसी भी अफ्रीकी देश को इस पर सावधानी से विचार करना होगा। इससे अब मांसपेशियां दिखाई नहीं दे रही थीं। ये सीधे तौर पर दूसरे पक्ष के सिर पर तोप का निशाना साधने जैसा था। जो कोई भी हार स्वीकार नहीं करता वह मूर्ख है। पलक झपकते ही अगले दिन दोपहर हो गई। एक के बाद एक विशाल परिवहन विमान उतरे। क्या यही चीन की ताकत है? यदि हमारे देश में इतनी ताकत होती तो बहुत अच्छा होता। हवाई अड्डे पर कुछ अफ्रीकी सैनिकों ने चर्चा की। विमानों के रुकने के बाद 500 चीनी सैनिक विमान से उतर गए और कई स्थानीय सैनिकों ने विमान से सभी ड्रोनों को हटाने में मदद की। सभी लोग आदेश सुने। 1000 ड्रोनों को खोलना और जोड़ना। वहां से एक चीनी अधिकारी ने ऊंची आवाज में कहा। हाँ,
वहां आए अन्य चीनी सैनिकों ने ऊंची आवाज में कहा, अयान सक्सेना द्वारा बनाया गया नया ड्रोन डिज़ाइन बहुत ही किफ़ायती था। पैकेज खोलने के 1 या 2 मिनट बाद इसे असेंबल किया जा सकता था। सिर्फ 5 मिनट में 1000 ड्रोन तैयार हो गए। उन्हें कतारों में रखा गया, जो देखने में बहुत शानदार लग रहे थे। आदेश दें, सभी ड्रोन परीक्षण उड़ान के लिए उड़ान भरें। अधिकारी ने आदेश दिया। ऑपरेटरों ने तुरंत उसका आदेश लागू कर दिया। 1000 ड्रोन तेजी से हवा में 100 मीटर तक उड़ गए। उनके साथ फोटोग्राफर भी थे जिन्होंने ये सब रिकॉर्ड किया। बीप बीप, अयान सक्सेना को अरुण राव का फोन आया। अरुण राव ने कहा, श्री सक्सेना, सामान आ गया है। सैन्य अभ्यास की रिपोर्ट आज रात समाचारों में दी जाएगी। इसके साथ ही हम विदेशों में रह रहे चीनी लोगों की निकासी का भी प्रबंध करेंगे। अध्याय 375 खबर आ गई है। एक अफ्रीकी देश में प्रमुख, हमें अभी नवीनतम समाचार मिला है कि 10 चीनी परिवहन विमान हमारे पड़ोसी देश के सीमावर्ती हवाई अड्डे पर उतरे हैं। चीन ने 500 सैनिक भेजे हैं। किसी ने तत्काल सूचना दी। चीफ विक्टर डिसूजा ने व्यंग्य करते हुए कहा, चीन सोचता है कि वे आकर लोगों को बचा सकते हैं। मात्र 500 लोग, हास्यास्पद। चीफ, ये सही नहीं है। 500 लोगों को 10 परिवहन विमानों की क्या आवश्यकता होगी? उनके बगल में खड़े किसी व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, चीन और क्या लेकर आया? रिपोर्टर ने कहा, वहां कई बक्से भी हैं, जिनमें से 1000 ड्रोनों को निकाला और जोड़ा गया है, और वे सामान्य ड्रोनों की तुलना में काफी बड़े हैं। विक्टर डिसूजा के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। कुल कितने बक्से हैं? प्रमुख, मोटे तौर पर अनुमानतः 10,000। उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने पूछा, ये ड्रोन कितने बड़े हैं और क्या ये आग्नेयास्त्रों से लैस हैं? कोई आग्नेयास्त्र नहीं, खुले होने पर वे 1.5 मीटर से अधिक लंबे होते हैं। रिपोर्टर ने जवाब दिया। विक्टर डिसूजा ने हाथ हिलाकर कहा, अधिक सावधानी से जांच करें। हाँ, वह व्यक्ति विक्टर डिसूजा के कमरे से बाहर चला गया। प्रमुख, भले ही वे आग्नेयास्त्रों से सुसज्जित न हों, लेकिन उन 10,000 ड्रोनों में बम अवश्य लोड होने चाहिए, और उनके आकार को देखते हुए उनका भार 10 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए। विक्टर डिसूजा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, एक ड्रोन जिसका पेलोड 155 मिलीमीटर तोपखाने के गोले के विस्फोटक चार्ज के बराबर है। प्रमुख, हाँ। विक्टर डिसूजा कमरे में इधर उधर घूमता रहा। वह ड्रोन के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन वह 155 मिलीमीटर के तोपखाने के गोले की शक्ति जानता था, जिसकी मारक क्षमता 15 मीटर है और विखंडन क्षमता 60 मीटर है। आपको क्या लगता है वे क्या करना चाहते हैं? विक्टर डिसूजा ने गहरी भौहें सिकोड़ी। चीफ, ये बहुत हद तक निवारक उपाय है। चीन की शैली को देखते हुए वे संभवतः हमारे देश पर आक्रमण नहीं करेंगे। विक्टर डिसूजा की आंखें चमक उठी। मैं आसानी से नहीं डरता। पॉइजन वुल्फ से संपर्क करो, सिग्नल जैमर को रोको और राघव मेहरा को कॉल करने दो। चीन को सभी कर्मियों और ड्रोनों को वापस बुलाना होगा, अन्यथा राघव मेहरा मर जाएगा। और यहाँ कई अन्य चीनी लोग भी मर जाएंगे। विक्टर डिसूजा के बगल में बैठे व्यक्ति ने सिर हिलाया। दीदी, सविता मेहरा को एक और कॉल आया। फोन उठाने के बाद उसने जल्दी से अयान सक्सेना को फोन किया। उसे पता था कि अयान सक्सेना इस मामले में मददगार साबित होगा। रोशनी मेहरा को फोन करने से कंपनी में रोशनी मेहरा की चिंता और बढ़ जाती। माँ, चिंता मत करो, वे किसी को मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। अयान सक्सेना ने सांत्वना देते हुए कहा, वे इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट हैं कि अगर वे किसी को मार देंगे तो वह निश्चित रूप से जीवित नहीं बचेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे ऐसा करने के पीछे क्या कारण रखते हैं, चाहे वह पैसे के लिए हो या कुछ और, उनका जीवन किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। सविता मेहरा को थोड़ी राहत महसूस हुई। अयान सक्सेना, माँ तुम पर विश्वास करती है। सविता मेहरा ने बात करने के बाद फोन रख दिया। एक अफ्रीकी देश में गृह युद्ध चल रहा है। मेरे पिता अभी भी वहीं हैं। मैं बहुत चिंतित हूँ। क्या देश उन्हें वापस लाने के लिए लोग भेज सकता है? मेरे पति भी वहीं हैं। ये तट से थोड़ा दूर है। मुझे डर है कि देश के लिए लोगों को निकालना आसान नहीं होगा। विद्रोही मजबूत हैं और उन्होंने बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है, तथा वहाँ कई चीनी लोग फंस गए हैं। चीनी इंटरनेट पर कई लोग चर्चा कर रहे थे। वहाँ काफी संख्या में चीनी लोग काम कर रहे थे और उनके परिवार उनकी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित थे। देश हर दिन कितना मजबूत हो रहा है, और अब क्या? वुल्फ वारियर कहाँ है? कार पर लाल झंडा लगाओ और बाहर निकल जाओ। हा। कुछ चीन विरोधी तत्व भी सामने आए। समय मिनट दर मिनट बीतता गया और कई लोग ऑनलाइन इस पर चर्चा करते रहे। रोशनी मेहरा काम से घर लौटी। पति, मुझे गले लगाओ, रोशनी मेहरा ने कमजोरी से कहा। वह कंपनी में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती थी, लेकिन हमेशा ऐसे समय आते थे जब वह खाली होती थी, और जब वह खाली होती थी तो वह बहुत चिंतित रहती थी।
अयान सक्सेना ने आगे बढ़कर रोशनी मेहरा को गले लगा लिया। बीवी, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अगर हिम्मत भी हो तो इस बार वे छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। अयान सक्सेना ने सांत्वना दी। रोशनी मेहरा, पति, सच में? उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वह कंपनी में तो खुद को रोक सकती थी, लेकिन वापस आकर वह खुद को रोक नहीं पाए। वास्तव में, आप समाचार प्रसारण बाद में देख सकते हैं। अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा की पीठ धीरे से थपथपाए। रोशनी मेहरा ने खाना खत्म कर लिया। खाना बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन रोशनी मेहरा को यह खाना पसंद नहीं आया। समाचार प्रसारण शुरू होने से 10 मिनट पहले रोशनी मेहरा ने टीवी चालू कर दिया और उसके सामने इंतजार करने लगी। पति, ये शुरू हो रहा है। रोशनी मेहरा ने 7 बजे फ़ोन किया। अयान सक्सेना उसके पास आया और उसे गले लगा लिया। प्रासंगिक समाचार का तुरंत उल्लेख नहीं किया गया। रोशनी मेहरा अयान सक्सेना की बाहों में झुक गई और चुपचाप इंतजार करने लगी। तारांकन देश के निमंत्रण के जवाब में हमारा देश अगले महीने तारांकन देश के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करेगा। इस सैन्य अभ्यास के लिए हमारा देश एक संपूर्ण संगठित भारी सिंथेटिक ब्रिगेड भेजेगा। पूरी ब्रिगेड 112-99 भारी टैंकों, 100 से अधिक 04 पैदल सेना लड़ाकू वाहनों और 1805 प्रकार 155 मिलीमीटर स्वचालित हौवित्जर से सुसज्जित है। समाचार में भारी सिंथेटिक ब्रिगेड की स्थिति का विस्तार से वर्णन किया गया। यदि ऐसी भारी सिंथेटिक ब्रिगेड को यूरोप में तैनात किया जाए तो वह एक बड़े क्षेत्र को अपने कब्जे में ले सकती है, और यदि उसे अफ्रीका में तैनात किया जाए तो यह ऐसा होगा जैसे टायसन किसी किंडरगार्टन में चाकू लेकर जा रहा हो। पति, बस इतना ही, रोशनी मेहरा ने उदास स्वर में कहा। अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, क्या आपको कुछ और चाहिए? क्या आप जानते हैं कि एक भारी सिंथेटिक ब्रिगेड का वहां जाना क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? रोशनी मेहरा ने पूछा। वह इन बातों को अच्छी तरह से नहीं समझती थी। अयान सक्सेना ने कहा, इस तरह की कृत्रिम ब्रिगेड अफ्रीका के किसी भी देश को नष्ट कर सकती है, और यह कोई लंबा युद्ध नहीं है, यह उनमें से किसी को भी तेजी से नष्ट कर रहा है। रोशनी मेहरा ने अयान सक्सेना को एकटक देखा। अयान सक्सेना, विश्वास नहीं होता, वे इतने कमज़ोर हैं। साफ साफ कहूँ तो अगर मैं ज़्यादा ड्रोन लाऊं तो मैं उनके एक देश को तबाह कर सकता हूँ। डींग मारना, रोशनी मेहरा ने विनम्रता से कहा। अयान सक्सेना मुस्कुराए और ज़्यादा कुछ नहीं बोले। अब उनके अंतरिक्ष वलय में 3000 घन मीटर जगह है, और यदि वे छोटे ड्रोन ले आते हैं तो वे हजारों की संख्या में ड्रोन ले जा सकते हैं। इसके अलावा वह एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर, एक महान बंदूकधारी है, और उसके लिए एक छोटे से देश को नष्ट करना वास्तव में बहुत मुश्किल नहीं है। पति, क्या ये विद्रोहियों को देखने के लिए है? रोशनी मेहरा ने पूछा। अयान सक्सेना ने सिर हिलाकर सहमति जताई। सैन्य अभ्यास का स्थान सीमा पर है, विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र से 200 किलोमीटर से भी कम दूरी पर, और हमारे रॉकेट सीधे उन पर हमला कर सकते हैं। हमारे सैनिक वहां पहुंच चुके हैं, और यदि विद्रोही लोगों को मारने का दुस्साहस करते हैं तो हम आतंकवाद से लड़ने में उनकी मदद करने के लिए उनके आधिकारिक निमंत्रण को स्वीकार करेंगे, जो उचित भी है। रोशनी मेहरा ने थोड़ी चिंता से कहा, पति जी, क्या उन्हें ये खबर ही नहीं मिल पाएगी? अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। असंभव, ये खबर निश्चित रूप से उनके पड़ोसी देशों में फैलेगी, और पश्चिमी देश भी इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे। रोशनी मेहरा ने हल्का सा सिर हिलाया। अच्छी बात है। अयान सक्सेना ने टीवी बंद कर दिया। पत्नी, तुम सारा दिन चिंता में रही हो, मैं पहले तुम्हारी नब्ज देखूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे लिए कुछ सुखदायक औषधीय सूप भी बनाऊंगा। ठीक है। अयान सक्सेना ने जल्दी से रोशनी मेहरा की नब्ज टटोली। सौभाग्यवश सब कुछ सामान्य था। पति जी, कैसा है? रोशनी मेहरा ने थोड़ा चिंतित होकर कहा। अयान सक्सेना मुस्कुराया और बोला, कोई दिक्कत नहीं है। बीवी, चलो डेट पर चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं या कुछ और। अध्याय 376। क्या वे देश को नष्ट करना चाहते हैं? अफ्रीका। डेरोस का कमरा धक्का देकर खोला गया। चीफ, कुछ बुरा हुआ है। कोई व्यक्ति तेजी से डेरोस के कार्यालय में घुसा। डेरोस ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, घबराहट क्या है? क्या सरकारी सेना ने हम पर जवाबी हमला किया है? जो व्यक्ति अंदर आया उसका नाम द्रोबा था। उसने कहा, चीफ, नहीं, चीनियों ने नई चाल चली है। डेरोस ने कहा, क्या चीनियों ने आक्रमण कर दिया है? भले ही उनके पास 10,000 ड्रोन हो, लेकिन उनके 500 लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं निश्चित रूप से $20 अरब कमाऊंगा। द्रोबा ने गहरी सांस ली और कहा, चीफ, बात यह नहीं है कि उन्होंने आक्रमण किया है, बात यह है कि चीन ने हमारे पड़ोसी के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास की घोषणा की है। डेरोस एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। जल्द ही उन्होंने कहा, 500 लोगों के साथ एक सैन्य अभ्यास, इसके बारे में चिंता मत करो, इतने कम लोग ज्यादा धूम नहीं मचा सकते। और वे ड्रोन के अलावा कुछ और नहीं लाए थे।
देबर ने तीखे स्वर में कहा, ये 500 लोग नहीं हैं। चीन ने घोषणा की है कि वे पूरी तरह सुसज्जित भारी हथियारों से लैस संयुक्त ब्रिगेड भेज रहे हैं। डेरोस का चेहरा बदल गया। एक ब्रिगेड? वहां तो कई हजार लोग होंगे, है न? देबर ने सिर हिलाया। हाँ, कई हजार लोग हैं। और यह कोई साधारण ब्रिगेड नहीं है, यह एक भारी हथियारों से लैस संयुक्त ब्रिगेड है, जिसमें 112 टैंक, 100 से ज्यादा पैदल सेना के लड़ाकू वाहन शामिल हैं। डेरोस, उन्होंने उदास चेहरे के साथ कहा, चीन क्या करना चाहता है? यह एक ब्रिगेड हमारे पड़ोसी को मिटा सकती है। इतने सारे लोग हमारे पड़ोसी के साथ सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। वे अभ्यास में भाग लेने के लिए क्या उपयोग करने जा रहे हैं? क्या पूरे देश के सैनिक इसमें भाग ले रहे हैं? देबर, ये हम पर लक्षित है। अभ्यास क्षेत्र हमसे मात्र 190 किलोमीटर दूर है। डेरोस आगे पीछे चलता रहा। क्या चीन पागल है? क्या इतने भारी उपकरणों को यहाँ तक लाने में पैसा खर्च नहीं होता? देबर, चीफ, मेरा सुझाव है कि लोगों को रिहा कर दिया जाए। राघव मेहरा सहित सभी को रिहा कर दिया जाए। इन व्यक्तियों को सुरक्षित रूप से देश से बाहर भेजो। डेरोस हिचकिचाया। राघव मेहरा अकेले ही बहुत सारी फिरौती ला सकता है। अन्य चीनी लोगों को जोड़कर शायद 30 अरब डॉलर कमाए जा सकते हैं। और कुछ लोगों ने गुप्त रूप से उन्हें अन्य वादे भी दिए हैं। भले ही चीन सैन्य अभ्यास करता हो, फिर भी हम पर हमला करने का कोई कारण नहीं है ना? डेरोस ने कहा। देबर, कारण ढूंढना बहुत आसान है। शायद वे आतंकवाद से लड़ने की आड़ में हमें सीधे निशाना बनाएंगे। सरकारी सेना उन्हें मदद के लिए सीधे आमंत्रित कर सकती है। तो फिर हम क्या करेंगे? डेरोस ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। देबर, क्या आपको लगता है कि चीन की भारी हथियारों से लैस संयुक्त ब्रिगेड वास्तव में इतनी शक्तिशाली है? उन्होंने लंबे समय से कोई युद्ध नहीं लड़ा है। हम अक्सर युद्ध लड़ते हैं। देबर, वे जिन शिष्यों को पढ़ाते हैं वे बहुत शक्तिशाली हैं। चीफ, मत भूलिए, अभी भी 10,000 ड्रोन हैं। हमारे पास निश्चित रूप से उनके खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं है। डेरोस ने गहरी सांस ली। राघव मेहरा समेत सभी चीनी लोगों को भेज दो। उन्हें बस से सीमा तक पहुंचा दो। वैसे, उनकी सुरक्षा के लिए और दुर्घटनाएं होने से बचाने के लिए और लोग भेजो। चीन से संपर्क करें और उनसे कहें कि वे सीमा पर लोगों को भेजकर उन्हें वापस ले आएं। देबर ने राहत की सांस ली। प्रमुख बुद्धिमान है। डेरोस का मुंह फड़क उठा। वह तो मरना ही नहीं चाहता, इसका बुद्धिमान होने से क्या संबंध है? आधे घंटे बाद राघव मेहरा और अन्य लोगों को वहां से ले जाया गया। वे कई बसों में रहे और कई सैन्य वाहनों ने बसों के आगे और पीछे उनका अनुरक्षण किया। कोई व्यक्ति गुप्त रूप से डेरोस के पास पहुंचा। इस व्यक्ति ने चांदी का मुखौटा पहना हुआ था और उसकी आवाज भी छिपी हुई थी। डेरोस को नहीं पता था कि वह कौन था, लेकिन डेरोस को पहले दूसरे पक्ष से बहुत समर्थन मिला था। चीफ डेरोस, क्या हो रहा है? मुझे खबर मिली है कि आपने राघव मेहरा और बाकी लोगों को भेज दिया है। नकाबपोश आदमी ने असंतुष्ट होकर कहा। डेरोस, आपकी खबर बहुत अच्छी होनी चाहिए। 500 चीनी लोग 10,000 ड्रोन के साथ आ गए हैं। बाद में एक भारी हथियारों से लैस संयुक्त ब्रिगेड आएगी। उनकी तोपें मेरे सिर पर तान दी गई हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? नकाबपोश व्यक्ति, चीन ने अभी अभी खबर जारी की है। उनकी भारी हथियारों से लैस संयुक्त ब्रिगेड अभी तक नहीं आई है। डेरोस, यदि संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐसा कहा होता तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन ये चीनी समाचार पर प्रसारित किया गया था। अगर वे कहते हैं कि वे आ रहे हैं, तो वे निश्चित रूप से आ रहे हैं। मुखौटा पहने हुए आदमी, डेरोस, मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है। डेरोस ने दूसरे पक्ष को आगे बोलने से रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। मैं बहुत आभारी हूँ, लेकिन मेरे पास केवल एक ही जीवन है। मेरे कुछ लोग चीन की भारी हथियारों से लैस संयुक्त ब्रिगेड का विरोध नहीं कर सकते। यदि आप ये कर सकते हैं तो आप जाइए। नकाबपोश आदमी, तो राघव मेहरा को मुझे दे दो। डेरोस ने अपना सिर हिलाया। असंभव। अगर मैं उसे तुम्हें दे दूं और उस समय तुम्हारे लोग नहीं मिल पाएं, तो उन्हें मुझे ढूंढना पड़ेगा। तब मैं इससे कैसे निपटूंगा? जब मैं उस व्यक्ति को चीनियों को सौंप दूंगा, तो आप उसकी हत्या के लिए किसी की व्यवस्था कर सकते हैं। नकाबपोश आदमी का मुंह फड़क उठा। उनके यहाँ कुछ लोग हैं, लेकिन चीन ने 500 विशिष्ट सैनिक भेजे हैं और उनके पास 10,000 ड्रोन भी हैं। वे उसकी हत्या कैसे कर सकते हैं? ऐसा अनुमान है कि वे नज़दीक आने से पहले ही ड्रोन द्वारा देखे जा सकेंगे। डेरोस, इस बार तुमने मुझे थोड़ा निराश किया है। नकाबपोश आदमी खड़ा हुआ और बोला। डेरोस, हम सामान्य रूप से सहयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि खतरा बहुत बड़ा है तो मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। दीदी, फिल्म देखने के तुरंत बाद अयान सक्सेना का फ़ोन बज उठा। यह अरुण राव का फ़ोन था। अयान सक्सेना ने तुरंत जवाब दिया।
फोन पर दूसरी तरफ अरुण राव ने खुशी से कहा, मिस्टर सक्सेना, चेयरमैन जू और बाकी लोग ठीक हैं। वे पहले से ही हमारे सैनिकों की सुरक्षा में हैं। अयान सक्सेना ने राहत की सांस ली। सच कहूं तो वह थोड़ा चिंतित था। क्या होगा यदि विद्रोही नेता का मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर रहा हो? निर्देशक जू, धन्यवाद, अयान सक्सेना ने कहा। अरुण राव ने मुस्कुराते हुए कहा, श्री सक्सेना, देश को आपका उचित धन्यवाद करना चाहिए। यदि आप न होते तो हम फिलहाल सार्वजनिक रूप से ऐसा व्यवहार नहीं कर पाते। अन्य बातों को छोड़ दे तो अयान सक्सेना की मदद से छठी पीढ़ी के विमान में सुधार सिर्फ थोड़ा बहुत नहीं है। ऐसे तुरुप के पत्ते से देश का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। डायरेक्टर जू, क्या आपके पास मैजिक सिटी आने का समय है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आमने सामने बात करना बेहतर है, अयान सक्सेना ने कहा। अरुण राव की आंखें चमक उठीं। अयान सक्सेना जरूर किसी अच्छी चीज के लिए उसकी तलाश कर रहा होगा, और अगर कोई बात सामान्य रूप से अच्छी थी तो वह उसे फोन पर भी कह सकता था। उन्हें व्यक्तिगत रूप से वहां जाने देना निश्चित रूप से एक बड़ी अच्छी बात है। मैं कल सुबह आऊंगा, अरुण राव ने शीघ्रता से कहा। अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। फोन रखने के बाद अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा से कहा, पत्नी, आपको पापा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हें बचा लिया गया है। रोशनी मेहरा की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। पति? सच? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। वह अब हमारे लोगों की सुरक्षा में है और अनुमान है कि वह जल्द ही फोन करेगा। दीदी, तभी रोशनी मेहरा का फोन बज उठा। ये राघव मेहरा का फोन था। पापा, रोशनी मेहरा ने फोन उठाया और जल्दी से आवाज लगाए। फोन के दूसरी तरफ राघव मेहरा ने कहा, मेंग्याओ, मैं ठीक हूँ, आप निश्चिंत रहें। हम एक रात यहाँ आराम करेंगे और कल वापस विमान से लौटेंगे। पिताजी, आपने तो मुझे मौत के घाट उतार दिया। रोशनी मेहरा की आंखों में आंसू झलक रहे थे। राघव मेहरा ने कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। क्या अयान सक्सेना तुम्हारे साथ है? हाँ, रोशनी मेहरा ने कहा। रोशनी मेहरा ने फोन अयान सक्सेना को दिया। अध्याय 377। मैंने एक पनडुब्बी डिजाइन की। पिताजी, क्या वह यात्रा रोमांचक थी? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। फोन के दूसरी तरफ से राघव मेहरा ने कहा, बहुत रोमांचक। जियाउल लिन, मुझे विद्रोहियों के हाथों से छुड़ाने का रास्ता खोजने के लिए धन्यवाद। शायद मुझे विदेश नहीं जाना चाहिए था। अयान सक्सेना, पिताजी, आप विदेश जा सकते हैं। मेरे लिए विदेश जाना सुविधाजनक नहीं है और मेंग्याओ के लिए भी विदेश जाना सुविधाजनक नहीं है। अगर आप विदेश नहीं जाते हैं तो कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं संभाली जा सकती हैं। यह मामला ऐसे नहीं सुलझेगा। मैं लोगों को बताऊंगा कि ऐसा करने के लिए कीमत चुकानी होगी। राघव मेहरा ने कहा, क्या होगा अगर हम केवल घरेलू व्यापार ही करें? अयान सक्सेना, घरेलू बाजार में पहले से ही बहुत प्रतिस्पर्धा है। अगर हम केवल घरेलू कारोबार करेंगे और दूसरों के बर्तनों से खाना छीन लेंगे तो दूसरों की भी अपनी राय होगी। केवल घरेलू कारोबार करने से कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मकता बहुत कम हो जाएगी। राघव मेहरा ने कुछ देर सोचा और कहा, जियोलिन, मैं विदेश जाने से नहीं डरता। मैंने इन वर्षों में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। मुझे बस इस बात की चिंता है कि इसका असर तुम पर पड़ेगा। अयान सक्सेना, पिताजी, जितना आप डरेंगे उतनी ही अधिक पिटाई होगी। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो मध्य पूर्व में लिटिल ईस्ट पर नजर डालिए। हम मजबूत हैं, लेकिन डरने और विदेश जाने की हिम्मत न करने की कोई वजह नहीं है। राघव मेहरा ने गहरी आवाज में कहा, आप सही कह रहे हैं। फिर अगर भविष्य में मुझे जरूरत पड़ी तो मैं हमेशा की तरह काम के लिए विदेश चला जाऊंगा। अयान सक्सेना ने कहा, पिताजी, इस घटना का फायदा उठाते हुए भविष्य में अगर आप विदेश जाएं तो अपने साथ अधिक सुरक्षाकर्मी लेकर जाएं। ठीक है जियोलिन, जब तुम वापस आओगी तो बात करेंगे। राघव मेहरा ने बात करने के बाद फोन रख दिया। रोशनी मेहरा ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, पति जी, क्या भविष्य में भी पापा विदेश जाएंगे? अगर ऐसी समस्या फिर से हुई तो क्या होगा? अयान सक्सेना की आंखों में एक तेज चमक उठी। मैं उन्हें बता दूंगा कि ऐसा करने पर उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। रोशनी मेहरा ने हल्का सा सिर हिलाया। अयान सक्सेना, हम पहले से ही ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अगर हम अभी कंपनी बंद भी कर दें तो भी दूसरे हमें जाने नहीं देंगे। हम और अधिक मजबूत बन सकते हैं। एक वैश्विक रणनीति आवश्यक है। रोशनी मेहरा बोली, पति जी, मैं अदूरदर्शी हो गई थी। अयान सक्सेना ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, एक आपके पिता हैं और दूसरे आपके पति हैं। आपके लिए ये चिंता करना सामान्य बात है कि हमें कुछ हो जाएगा। चिंता मत करो, आसमान नहीं गिरेगा। पलक झपकते ही अगला दिन आ गया। रोशनी मेहरा के बाहर जाने के कुछ देर बाद ही दरवाजे की घंटी बजी।
अयान सक्सेना को लगा कि रोशनी मेहरा कुछ लाना भूल गई है, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर वास्तव में अरुण राव थे। निर्देशक जू, आप जल्दी आ गए, अयान सक्सेना ने आश्चर्य से कहा। अरुण राव, मैं कल रात मोडू पहुंचा। जब मैंने राष्ट्रपति जू की कार को बाहर जाते देखा तो मैं तुरंत वहां चला आया। श्री सक्सेना, आपने जो महत्वपूर्ण बात बताई वह क्या है? अयान सक्सेना ने अरुण राव के लिए चाय का कप डाला। दोनों बैठ गए और अयान सक्सेना ने हल्के से कहा, डायरेक्टर जू, अभ्यास के लिए इतने ड्रोन की जरूरत नहीं है। उन्हें वापस लाना परेशानी भरा है, इसलिए अफ्रीका ले जाए गए कुछ ड्रोन बेच दीजिए। ये अरुण राव थोड़ा शर्मिंदा थे। श्री सक्सेना, हमने सदैव दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया है। अयान सक्सेना ने आश्चर्य से कहा, क्या यह आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है? डायरेक्टर जू, क्या उन्हें कुछ नागरिक ड्रोन बेचना आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना जाएगा? नागरिक ड्रोनों का जिक्र मत कीजिए, देशों के लिए एक दूसरे को हथियार बेचना सामान्य बात है। अरुण राव ने इस पर विचार किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, आपने जो कहा वह भी सही है। बस विस्फोटकों को अलग कर दीजिए और उन्हें खुद ही कुछ विस्फोटक लगाने दीजिए। अयान सक्सेना, मुझे नहीं लगता कि इसे अलग करना जरूरी है। वैसे भी वे इसे अंदर से नहीं देख सकते और हम बस इतना कह सकते हैं कि वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप इसे अलग करना चाहते हैं तो अलग करें। कितने बेचेंगे? अरुण राव ने पूछा। अयान सक्सेना, अभ्यास में भाग लेने के लिए 6000 ड्रोन पर्याप्त हैं। 4000 बेच दें। यदि उस समय उनकी कोई राय हो तो अभ्यास के बाद शेष 6000 बेच दें। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? अरुण राव हल्की खांसी से चिल्लाए। वह जानते थे कि प्रत्येक ड्रोन 12 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकता है और ऐसे 4000 ड्रोन काफी डरावने थे। बहुत अधिक। निर्देशक जू, उन्होंने मेरे ससुर का अपहरण कर लिया और 2 अरब अमेरिकी डॉलर की मांग की, और अगर मैं उन्हें पैसे दे भी दूं तो भी वे उन्हें रिहा नहीं करेंगे। अयान सक्सेना ने गहरी आवाज में कहा, हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। मैं बाद में आपको ये ड्रोन दोगुनी मात्रा में दे दूंगा। अरुण राव ने सिर हिलाया। मैं उच्च अधिकारियों से बात करूंगा। अगर उच्च अधिकारियों को कोई आपत्ति नहीं है तो हम वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा है। वैसे क्या आप उन ड्रोनों के उपयोग की सीमा सीमित कर सकते हैं? अयान सक्सेना, बेशक मैं कर सकता हूं। अरुण राव ने कहा, जब आप बेचने के लिए ड्रोन चुन लें तो उन ड्रोन को केवल उनके देश में ही उपयोग योग्य बनाएं। ठीक है, अरुण राव ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। मिस्टर सक्सेना, अब जब यह मामला सुलझ गया है तो क्या हम आपके द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण मामले पर बात कर सकते हैं? अयान सक्सेना ने कहा, निर्देशक जू, मैंने एक पनडुब्बी डिजाइन की है। पफट। अरुण राव ने चाय मुंह में थूक दी। खेद खेद। अरुण राव ने जल्दी से कागज का तौलिया लेकर उसे पोंछा। मिस्टर सक्सेना, आपने क्या कहा? आपने खुद ही पनडुब्बी पर शोध किया और उसे विकसित किया। अयान सक्सेना, मैंने इसे अपने मन में डिजाइन किया है। ये थोड़ा महंगा है, प्रति जहाज 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर। मैं पहले तो यह नहीं कहना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यह चीज शायद किफायती न हो। यह एक मानव रहित पनडुब्बी है जिस पर कोई कार्मिक व्यय नहीं होगा तथा खतरनाक मिशनों को पूरा करते समय कोई कार्मिक क्षति नहीं होगी। अरुण राव ने आश्चर्य से कहा, मानव रहित पनडुब्बी? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। यह एक छोटी, गुप्त, मानव रहित हमलावर पनडुब्बी है। ये बड़ी नहीं है, इसलिए भविष्य में इसे बनाना तेज होगा, लेकिन इसकी मारक क्षमता पारंपरिक पनडुब्बी से कम नहीं है। अरुण राव ने पूछा, इस मानव रहित पनडुब्बी की सुरक्षा कैसी है? अगर इसका नियंत्रण दुश्मन के हाथ में हो जाए तो क्या होगा? अयान सक्सेना मुस्कुराए। आपको नेटवर्क सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरुण राव ने अयान सक्सेना पर नजर डाली। ऐसा लगा कि कुछ समय पहले इशिहारा परिवार पर जो नेटवर्क हमला हुआ था वह अयान सक्सेना की वजह से था। अयान सक्सेना की नेटवर्क क्षमताएं शायद पहले से ही दुनिया में सर्वोत्तम हैं। अयान सक्सेना, आपके द्वारा डिजाइन की गई इस पनडुब्बी के क्या फायदे हैं? अरुण राव ने पूछा। अयान सक्सेना ने कहा, इस पनडुब्बी में नई सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है। ये गहरे समुद्र में खुद ही बिजली पैदा कर सकती है और उसका भंडारण कर सकती है। सैद्धांतिक रूप से जब तक यह अक्सर तेज गति से यात्रा नहीं करती तब तक इसकी सहनशक्ति असीमित हो सकती है। हाँ, इसकी गोता लगाने की गहराई 1300 मीटर तक पहुंच सकती है। ये जितनी गहराई तक जाएगा उतनी ही तेजी से बिजली पैदा करेगा। अरुण राव की आंखें चौड़ी हो गईं। विश्व की सबसे अधिक गहराई तक गोता लगाने वाली परमाणु पनडुब्बी की गहराई केवल 1100 मीटर है तथा टारपीडो की अधिकतम आक्रमण गहराई केवल 1200 मीटर है। यदि यह 1300 मीटर की गहराई पर रहेगा तो भले ही दुश्मन को पता हो कि आप वहां हैं, उनके पास आपसे निपटने का कोई रास्ता नहीं होगा। क्या आपको यकीन है कि यह 1300 मीटर तक पहुंच सकता है?
इसके अलावा क्या संचार समस्या को इतनी गहराई से हल किया जा सकता है? अरुण राव ने कहा, अयान सक्सेना, संचार समस्या स्वाभाविक रूप से हल हो सकती है। जहां तक गहराई की बात है, जरूरत पड़ने पर इसे थोड़ा और गहरा किया जा सकता है। आखिरकार यह एक मानवरहित पनडुब्बी है, इसलिए आंतरिक संरचना को मजबूत करना बहुत सुविधाजनक है। लेकिन यह अर्थहीन है। अरुण राव ने सिर हिलाया, सचमुच यह अर्थहीन था। टारपीडो अब इतनी गहराई तक नहीं पहुंच सकते। यदि आप अधिक गहराई में गोता लगाना चाहते हैं तो पनडुब्बी की लागत भी अधिक होगी। इसके गुप्त प्रदर्शन आदि के बारे में क्या कहना है? अरुण राव ने पूछा। अयान सक्सेना, स्टील्थ प्रदर्शन वर्तमान में औसत है, लेकिन जब तक यह 1300 मीटर की दूरी पर संचालित होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह स्टेल्थ है या नहीं। सक्रिय सोनार का उपयोग आत्मविश्वास के साथ किया जा सकता है। अरुण राव मुस्कुराए, आपने जो कहा वह भी सही है। हमें इतनी महत्वपूर्ण चीज देने के लिए आपकी क्या शर्तें हैं? पिछला वाला गिनती में नहीं आता, हमें यही करना चाहिए। अयान सक्सेना ने कहा, जब मैं इस पर शोध कर रहा था तो मुझे सॉलिड स्टेट बैटरी तकनीक का पता चला। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा महंगा है। अध्याय 378 हमने गलत व्यक्ति को भड़काया। अरुण राव ने आश्चर्य से अयान सक्सेना की ओर देखा। मास्टर लिन, सचमुच हुआ ऊर्जा परिवर्तन, नए ऊर्जा स्रोतों का विकास तथा तेल पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, ताकि ऊर्जा की आपूर्ति में आसानी से बाधा न आए। लेकिन बैटरियों की सुरक्षा एक समस्या है। ठोस अवस्था वाली बैटरियां एक अच्छा समाधान हैं। हालांकि ठोस अवस्था बैटरियों के बारे में कई वर्षों से बात की जा रही है, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई है, जिससे देश की नई ऊर्जा रणनीति पर काफी दबाव पड़ता है। बैटरी में आग लगने से जनमत पर दबाव पड़ेगा और भविष्य में बड़ी संख्या में बैटरियां पर्यावरण संरक्षण पर दबाव पैदा करेंगी। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया और कहा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, है न? लेकिन ये थोड़ा महंगा जरूर है और बड़े पैमाने पर प्रचार अभी संभव नहीं है। अरुण राव ने पूछा, प्रदर्शन कैसा है? ऊर्जा घनत्व के बारे में क्या? सेवा जीवन के बारे में क्या? क्या ये निपटान के बाद पर्यावरण को प्रदूषित करेगा? अयान सक्सेना, मेरे विचार से इसका प्रदर्शन औसत है। ऊर्जा घनत्व वर्तमान में उपलब्ध सर्वोत्तम बैटरियों से लगभग 2 गुना है। 200 डिग्री बैटरी पैक जब इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग किया जाता है तो मात्र 10 मिनट में पूरी तरह से चार्ज हो सकता है और वास्तविक रेंज लगभग 1000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। लेकिन केवल उच्च स्तरीय कारें ही इसे वहन कर सकती हैं। जहां तक इसके जीवनकाल का सवाल है, ये ठोस है, इसलिए जब तक ये क्षतिग्रस्त नहीं होता, सैद्धांतिक रूप से इसे 20 या 30 साल तक उपयोग करने में कोई समस्या नहीं है। यदि इसे फेंक भी दिया जाए तो भी यह ठोस है और पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेगा। अरुण राव को सुखद आश्चर्य हुआ। उनके विचार में ये देश के लिए बेहतर है। अयान सक्सेना द्वारा डिजाइन की गई पनडुब्बी बहुत अच्छी है, लेकिन हुआ की मौजूदा ताकत के साथ बड़े पैमाने पर युद्ध का खतरा अधिक नहीं है। वर्तमान संघर्ष मुख्यतः तकनीकी और आर्थिक स्तर पर है। अन्य देश भी ठोस अवस्था बैटरियों पर अनुसंधान कर रहे हैं। भगवान ही जाने कि क्या दूसरे देश इस पर पहले शोध करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में पेटेंट फीस बहुत ज्यादा होगी। यदि ठोस अवस्था बैटरियों में बाधा उत्पन्न होती है तो भविष्य में नई ऊर्जा रणनीति का क्या होगा? मिस्टर सक्सेना, क्या आपका मतलब है? अरुण राव ने संकोच से पूछा। अयान सक्सेना ने कहा, मैं आपको पनडुब्बी पर अन्य प्रौद्योगिकियां तो दे दूंगा, लेकिन ठोस अवस्था बैटरी प्रौद्योगिकी के लिए मुझे झूठ बोलना होगा और पेटेंट शुल्क देना होगा। अरुण राव ने सिर हिलाया। आपके लिए अपने आविष्कार के लिए पेटेंट शुल्क लेना बहुत ही उचित है। अयान सक्सेना, आपको विदेशी पेटेंट के लिए मेरे हितों को भी सुनिश्चित करना होगा। हाँ, यह कोई समस्या नहीं है। अरुण राव ने तुरंत सहमति दे दी। रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद उच्च अधिकारी भी इस पर सहमत होंगे। आखिरकार अयान सक्सेना का अनुरोध बहुत सामान्य है। अयान सक्सेना के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। भविष्य में ठोस अवस्था बैटरियों का वैश्विक उपयोग बहुत अधिक होगा और इस क्षेत्र में वार्षिक पेटेंट शुल्क काफी अधिक होगा। मंत्री जी, जब ठोस अवस्था वाली बैटरियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में काफी उतार चढ़ाव हो सकता है। देश थोड़ा पैसा कमाने के लिए लहर का सामना कर सकता है। अयान सक्सेना ने याद दिलाया। अरुण राव की आंखें चमक उठीं। ये प्रभाव छोटा नहीं है तथा वायदा बाजार में अस्थिरता काफी बड़ी होगी। ये निश्चित रूप से पैसा कमाने का अवसर है। श्री सक्सेना, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। अरुण राव ने कहा, मिस्टर सक्सेना, और कुछ है क्या? अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया, नहीं, अफ्रीका मामले को जल्दी निपटाओ। हुआ की छवि हमेशा एक अच्छे इंसान की रही है, लेकिन जब मूल हितों को छुआ जाता है तो अच्छे लोग भी उग्र हो जाते हैं।
अयान सक्सेना निस्संदेह पहले से ही हुआ की मुख्य रुचि है। अफ्रीका, एक लेन देन गुप्त रूप से किया गया था। 4000 ड्रोन बहुत कम कीमत पर बेचे गए। इनमें से प्रत्येक ड्रोन को केवल 3000 अमेरिकी डॉलर में बेचा गया, जिसमें अंदर के विस्फोटक भी शामिल हैं। आपको पता है कि अयान सक्सेना को कैमल कंट्री से प्रति ड्रोन 10,000 अमेरिकी डॉलर चार्ज करने हैं। यदि इन्हें सामान्य रूप से बेचा जाए तो प्रत्येक की कीमत कम से कम 30,000 अमेरिकी डॉलर होगी, और अंदर कोई विस्फोटक नहीं होगा। मुझे आशा है कि ये चीज़ें अच्छी तरह से काम करेंगी, एक सरकारी सैन्य अधिकारी आंद्रे ने खुद से कहा। विद्रोहियों को यह नहीं पता कि उन्हें इतने उन्नत उपकरण कहाँ से मिले, और उन्हें पीछे हटना पड़ा तथा बहुत सारा क्षेत्र खोना पड़ा। रात हुई, एक ही समय में सैकड़ों ड्रोन उड़े। उनके निशाने पर सैन्य शिविर, दुश्मन के गढ़ और कई महत्वपूर्ण ठिकाने थे। ये हमले के लक्ष्य एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए थे। ये रहस्यमय व्यक्ति कौन है यह अज्ञात है। शायद ये सांजी है, शायद यह माओ शियोंग है, या शायद यह मी देश के लोग हैं। बस ड्रोन हवा में तेजी से आगे बढ़े। उनकी आवाज़ थोड़ी तेज थी, लेकिन उड़ान की ऊंचाई पर्याप्त थी और उन्हें ज़मीन पर देखा या सुना नहीं जा सकता था। जहां तक राडार द्वारा पता लगाए जाने की बात है, विद्रोहियों के पास ऐसी उन्नत चीज़ें हैं ही नहीं। उनके पास कुछ ड्रोन जैमर हैं, और ड्रोन जैमर एक एक करके काम कर रहे हैं, लेकिन आकाश में ड्रोन अभी भी आसानी से लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। इन नए ड्रोनों में मजबूत हस्तक्षेप रोधी क्षमताएं हैं, और ये साधारण ड्रोन जैमर उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। सभी ड्रोन अपनी स्थिति में हैं। जानकारी आंद्रे के हाथ में मौजूद टैबलेट पर प्रदर्शित थी। सभी ड्रोन बम गिराते हैं, आंद्रे ने आदेश दिया। अचानक सैकड़ों ड्रोनों ने अपने बम डिब्बे खोल दिए और उच्च विस्फोटक बम तेजी से जमीन पर स्थित लक्ष्यों पर गिरने लगे। बूम बूम, पूरे शहर में कई स्थानों पर हिंसक विस्फोट हुए। इनमें सैन्य शिविर में सैकड़ों विस्फोट हुए। प्रत्येक बम का वजन 12 किलोग्राम था, और ऐसे सैकड़ों बम पूरे सैन्य शिविर को खंडहर में बदलने के लिए पर्याप्त थे। क्या चल रहा है? विक्टर डिसूजा का चेहरा एकदम बदल गया। वह रात में बंकर में सो रहा था और बमबारी में उसकी मौत नहीं हुई, लेकिन बाहर हुए भयंकर विस्फोट ने उसे अभी भी भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। वह जल्दी से शयन कक्ष से बाहर चला गया। क्या स्थिति है? विक्टर डिसूजा ने ऊंची आवाज में पूछा। इस बंकर में उनके कुछ विश्वासपात्र भी थे। नेताजी, हमारे सैन्य शिविर पर बमबारी की गई है। इतने भयंकर विस्फोट से मुझे डर है कि हमारा सैन्य शिविर नष्ट हो गया है। विक्टर डिसूजा के एक विश्वासपात्र कांप उठे। विक्टर डिसूजा का चेहरा बेहद बदसूरत था। अपनी सुरक्षा के लिए ऊपर सैन्य शिविर में 1-2 हजार लोग थे। उनमें से कितने बच सकते हैं? ये सभी लोग उसके प्रत्यक्ष वंशज हैं। यदि उन्हें भारी क्षति उठानी पड़ी तो क्या अन्य विद्रोही उनकी बात सुनेंगे? नेताजी, बंकर का निकास मार्ग अवरुद्ध है। एक अन्य व्यक्ति जल्दी से रिपोर्ट करने आया। विक्टर डिसूजा का चेहरा बेहद उदास था। तुरंत सभी विभागों से संपर्क करें और देखें कि क्या अन्य स्थानों पर भी हमला हुआ है। हाँ, लेकिन जो परिणाम प्राप्त हुआ उससे विक्टर डिसूजा को बहुत ठंड महसूस हुई। कई अन्य स्थानों पर भी ड्रोन हवाई हमले हुए। उनके हताहतों की संख्या 3000 से अधिक होगी। क्या हमारे पास ड्रोन जैमर नहीं हैं? क्या ये ड्रोन जैमर हमें मी देश के लोगों द्वारा सिर्फ दिखावे के लिए बेचे गए हैं? विक्टर डिसूजा ने गुस्से से कहा। उनके बगल में बैठे उनके एक मित्र ने कहा, जैमर का पहले भी परीक्षण किया जा चुका है और वे उपयोगी भी रहे हैं, लेकिन जिन ड्रोनों ने हम पर हमला किया उनमें हस्तक्षेप रोधी मजबूत क्षमताएं हो सकती हैं। Another crony said, "It should be who's drones. We messed with the wrong person." Chapter 379 Victor D'Souza was captured alive. Victor D'Souza paced back and forth, his face dark. Doesn't China usually just issue a condemnation? Why are they acting like madmen this time? The crowd was silent. Are you all mute? Victor D'Souza barked, one of his confidants sighed. Leader, the reason is probably that we underestimated Ayan Saksena's value to China. China is willing to pay a high price for him. He may have done something in secret. Victor D'Souza took a deep breath and said in a low voice, "Contact our people and have them come and rescue us." The passage was blown up, so they couldn't leave easily. There were explosives in the bunker, but if they detonated them inside without blasting open the passage, they would probably be done for. Yes, their thermal images could see them clearly. Humph. Andre snorted softly. He entered a command on the tablet in his hand. Autonomous attack. A dozen drones quickly selected bombing locations, and bombs were dropped. Boom, boom. Violent explosions rung out. The hundreds of people who came to support were reduced to ashes. There were still a few drones in the sky that hadn't dropped their bombs. If anyone was still alive, they could launch a supplementary attack. After a while, Andre saw the results on the infrared image. Is this the strength of China?
A private enterprise is actually so powerful. Andre couldn't help but sigh. With those 4,000 drones, he knew that they should be able to easily defeat those reactionary armed forces. However, drones are not a panacea. If the reactionary armed forces break up into smaller units and slowly wage guerrilla warfare, the attack effect of the drones will inevitably be greatly reduced. Leader, I'm afraid it will be difficult for us to be rescued. One of Victor D'Souza's confidants said in a hoarse voice. Victor D'Souza frowned. The bombing just now should have been aimed at the rescue team, but the rescue team was attacked by drones as soon as they arrived. Will there be rescue teams coming later? Even if there are, how will they deal with the drone attacks? 2 people on guard. The rest of you, get a good rest and ensure your condition. During the day, our people can see the drones. Victor D'Souza said in a deep voice. The night here slowly passed. There was a second wave of rescue at night, but the result was the same. They were sent away by drones as soon as they arrived. Everyone, be careful of the drones. Rescue the leader quickly after arrival. दिन के समय लोग सहायता के लिए आते थे और उनमें से काफी लोग थे. उन्होंने विमान रोधी मशीन गन भी तैयार की, लेकिन केवल एक ही विमान रोधी मशीन गन थी. युद्ध वास्तव में ऐसा ही हो सकता है. आंद्रेई ने आह भरी. आसपास की ऊंची इमारतों में ड्रोन छिपे हुए थे. ड्रोन निगरानी के माध्यम से वह स्पष्ट रूप से जान सकते थे कि कितने लोग आए और कहां से आए. कुछ ही देर में सभी लक्ष्य सैन्य शिविर क्षेत्र में प्रवेश कर गए. आंद्रेई ने टैबलेट पर एक लाल घेरा बनाया. 50 ड्रोन भेजे गए हैं. सकल में सभी लक्ष्यों को नष्ट कर दो. आंद्रेई ने बस आदेश दर्ज किया. उनका बेस कई ड्रोन के साथ तैयार था. जैसे ही वह कमांड में दाखिल हुआ, 50 ड्रोन तेजी से उड़े और 500 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए. इस ऊंचाई पर राइफलें शक्तिहीन थीं. विमान भेदी मशीन गन से उस पर हमला किया जा सकता था, लेकिन उसे मारना आसान नहीं था. ड्रोन आ रहे हैं. निरीक्षण ड्यूटी पर तैनात 2 सैनिकों ने आश्चर्य व्यक्त किया. उन्होंने आकाश में छोटे छोटे काले बिंदु देखे. दर्जनों छोटे छोटे काले बिंदु तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे. अरे यार, यह इतना ऊंचा है कि हमारी राइफलें इस तक नहीं पहुंच सकती. विमान रोधी मशीन गन, जल्दी से गोली चलाओ. बाकी सभी लोग जल्दी से पीछे हट जाओ. नेता ने तुरंत निर्णय लिया. उनकी मूल योजना मुख्य बल के रूप में विमान रोधी मशीन गन का उपयोग करने की थी, तथा उनमें से कई सहायक रक्षा के लिए राइफलों और मशीन गनों का उपयोग करेंगे. अब जो ड्रोन आए थे वे इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे थे कि सहायक रक्षा संभव नहीं थी. क्या एक एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन इसे संभाल सकती थी? कप्तान, ड्रोन जैमर काम नहीं कर रहा है. मुझे डर है कि हमारे पास भागने का समय नहीं होगा. कप्तान के बगल में खड़े एक आदमी ने कहा. अगर भाग सको तो भाग जाओ, बस जल्दी से भाग जाओ. कप्तान तेजी से चिल्लाया. दा. विमान रोधी मशीन गन ने ताबड़तोड़ फायरिंग की. कुछ ड्रोन उड़ा दिए गए, लेकिन ड्रोन एक दूसरे से कुछ दूरी पर अलग हो गए और विस्फोट करने वाले ड्रोन ने दूसरे ड्रोन को नष्ट नहीं किया. कुछ ड्रोन खोने के बाद शेष 40 या इतने ही ड्रोन उनके सिरों तक पहुंचे और बम गिराए. बूम. हिंसक विस्फोटों की आवाजें लगातार जारी रहीं. बचाव के लिए आए लगभग सभी लोग मारे गए या घायल हो गए. ये ड्रोन बहुत शक्तिशाली हैं. खैर, उनके पास मजबूत हस्तक्षेप रोधी क्षमताएं हैं और वे हमले के लिए लक्ष्यों का स्वचालित रूप से चयन करने में सक्षम प्रतीत होते हैं. पास की इमारत में कोई चर्चा कर रहा था. वे यहाँ अमेरिकी खुफिया कर्मचारी थे. ड्रोन के प्रदर्शन से उन्हें ठंड का एहसास हुआ. उनका मानना था कि अमेरिका के उच्च शक्ति वाले हस्तक्षेप उपकरण निश्चित रूप से इन ड्रोनों में सफलतापूर्वक हस्तक्षेप करने में सक्षम होंगे, लेकिन ऐसे उपकरण हर जगह उपलब्ध नहीं हैं. यदि भविष्य में चीन के साथ युद्ध छिड़ जाता है और युद्ध के मैदान में उनका सामना ऐसे ड्रोनों से होता है, तो वे प्रतिरोध के लिए क्या प्रयोग करेंगे? उनके पास अधिक उच्च गति वाली मशीन गनें हैं, लेकिन यदि चीन के साथ युद्ध छिड़ जाता है तो ड्रोन भारी पड़ सकते हैं. ये बेकार भी हो सकता है, भले ही बंदूक की नली से धुआं निकल रहा हो. संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुछ वीडियो और चित्र प्रस्तुत किए. चीनी प्रतिनिधियों, आप ड्रोन उपलब्ध कराते हैं जो क्षेत्र की शांति और स्थिरता को बाधित करते हैं. आप इसे कैसे समझाएंगे? अमेरिकी प्रतिनिधि ने निंदा की. चीनी प्रतिनिधि ने शांतिपूर्वक कहा, उस देश में तारानकन सरकार ही एकमात्र वैध सरकार है. हमारे देश का उसके साथ व्यापार उचित, कानूनी और संदेह से परे है. संयुक्त राज्य अमेरिका लंबे समय से सबसे अधिक हथियार बेचने वाला देश रहा है. कृपया मेरे अमेरिकी सहयोगियों को चोर कहकर रोने न दें. धन्यवाद. अमेरिकी प्रतिनिधि, पक्षियों से मिलना जुलना अब मुश्किल होता जा रहा है. मुझे वाकई वो दिन याद आते हैं जब मैं वॉशिंग पाउडर की थैली लेकर बकवास बातें कर सकता था. विक्टर डिसूजा और उनका समूह. अंततः बंकर का प्रवेश द्वार खोदकर खोल दिया गया.
लेकिन दुर्भाग्य से जो लोग वहां आए थे वे उनके अपने नहीं थे। उनका स्वागत बंदूकों की काली नालों से हुआ। उन सबको हथकड़ी लगाओ और ले जाओ, आंद्रेई ने खुश होकर आदेश दिया। प्रतिक्रियावादी सशस्त्र बलों की ताकत कमजोर नहीं है, सरकारी सेनाएं सिर्फ उसे बनाए रखने में ही सक्षम रही हैं। जब प्रतिक्रियावादी सशस्त्र बलों को मजबूत समर्थन मिला तो उन्हें पीछे भी धकेला गया। इतनी बड़ी जीत अभूतपूर्व है। दीदी, अयान सक्सेना का सेल फोन बजा। ये तियान लैंग का फोन था। तियान लैंग, क्या बात है? फोन पर दूसरी ओर तियान लैंग ने कहा, श्री सक्सेना, मुझे अभी खबर मिली है कि विक्टर डिसूजा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके प्रत्यक्ष वंशजों का सफाया कर दिया गया है। बहुत अच्छा। अयान सक्सेना के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। भविष्य में लोगों को खिलवाड़ करने के बारे में अधिक सोचना पड़ेगा। तियान लैंग ने हल्की खांसी करते हुए कहा, मिस्टर सक्सेना, इस नए प्रकार के ड्रोन का वास्तविक लड़ाकू प्रभाव बहुत अच्छा है। हम इसे खरीदना चाहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप हमें छूट दे सकते हैं। अध्याय 380 बड़े ग्राहक ने फिर से ऑर्डर दिया है। अयान सक्सेना, शेरा, क्या तुम्हें उनकी तत्काल आवश्यकता है? यह बहुत ज़रूरी नहीं है, अयान सक्सेना ने कहा, तो आपको इंतज़ार करना होगा। ये ड्रोन थोड़ा बड़ा है और सड़क पर लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका फ़ायदा इसकी मजबूत एंटी हस्तक्षेप क्षमता और अच्छी बैटरी लाइफ है। लेकिन चूंकि यह थोड़ा बड़ा है, इसलिए यदि इसे छत्ते के आकार का बनाया जाए तो एक छत्ते में कई ड्रोन नहीं रखे जा सकेंगे। शेरा ने कहा, सस्ती सॉलिड स्टेट बैटरियां इतनी जल्दी उपलब्ध नहीं होनी चाहिए, है ना? हम कुछ खरीदने की योजना बना रहे हैं और उनमें लाइट मशीन गन, ग्रेनेड लॉन्चर आदि जोड़ने की योजना बना रहे हैं। अयान सक्सेना ने कहा, सस्ती सॉलिड स्टेट बैटरियां इतनी जल्दी उपलब्ध नहीं होंगी, लेकिन छोटे ड्रोनों को बड़ी बैटरियों की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कीमत काफ़ी अधिक किफ़ायती होती है। यदि आप खरीदना चाहते हैं तो भी बहुत अधिक न खरीदें। कीमत, मैं तुम्हें प्रति यूनिट 21,000 दूंगा। इसकी कीमत 10,000 से ज़्यादा है, इसलिए मैं बस थोड़ी मेहनत की कमाई कमा लूँगा। शेरा ने तुरंत कहा, मिस्टर सक्सेना, धन्यवाद। मैं उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करूंगा और देखूंगा कि कुल कितनी इकाइयां खरीदनी हैं। ठीक है। अयान सक्सेना के फ़ोन रखने के कुछ देर बाद ही दूसरा फ़ोन आया। शेख हैदर, क्या बात है? अयान सक्सेना ने फ़ोन उठाया और पूछा। फ़ोन के दूसरी तरफ शेख हैदर ने हंसते हुए कहा, प्रिय लिन, मेरे दोस्त, आपके नए ड्रोन में से एक की कीमत कितनी है? हम कुछ खरीदना चाहते हैं। अयान सक्सेना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनके कार्ड पर 300 से अधिक छोटे छोटे लक्ष्य हैं, लेकिन कौन सोचेगा कि उनके पास बहुत अधिक पैसा है। उनके 300 से अधिक छोटे लक्ष्य अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित होने पर केवल 4 बिलियन से अधिक हैं। ये धनराशि उन वित्तीय दिग्गजों के लिए कुछ भी नहीं है। अगर वह सपाट लेट जाए तो ये पैसा खर्च करने के लिए पर्याप्त होगा, उसके बच्चों और पोते पोतियों के लिए भी पर्याप्त होगा, लेकिन लोग और देश एक जैसे ही हैं। छोटे लोग और छोटे देश सपाट लेटने के योग्य हैं। जब आप एक निश्चित स्थिति पर पहुंच जाते हैं तो सीधा लेटना आसान नहीं होता। यदि बाघ सीधा लेट जाए तो भेड़िए आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। शेख हैदर, ये ड्रोन थोड़ा बड़ा है। अगर इसे छत्ते के आकार का बनाया जाए तो एक छत्ता केवल 10 या 20 यूनिट ही ले जा सकता है। क्या तुम सच में ये चाहते हो? अयान सक्सेना ने पूछा। शेख हैदर, मिस्टर सक्सेना, क्या उनकी बैटरी लाइफ लंबी है और उनकी हस्तक्षेप विरोधी क्षमता अधिक मजबूत है? बिल्कुल, शेख हैदर ने हंसते हुए कहा, मिस्टर सक्सेना, बस इतना ही काफ़ी है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम कुछ और छत्तों में निवेश कर सकते हैं। अयान सक्सेना, 16 इकाइयों वाला एक छत्ते के साथ ड्रोन, 600,000 अमेरिकी डॉलर। यदि अलग से बेचा जाए तो एक ड्रोन 35,000 अमेरिकी डॉलर का है। मेरा सुझाव है कि आप दोनों में से कुछ खरीदें। आप जो ड्रोन वापस खरीदेंगे उनमें घाटा होगा। शेख हैदर को राहत महसूस हुई। कीमत उनके अनुमान से थोड़ी कम है। आखिरकार पहले छोटे ड्रोन की कीमत 10,000 अमेरिकी डॉलर थी। मिस्टर सक्सेना, इसकी हस्तक्षेप विरोधी क्षमता कितनी मजबूत है? शेख हैदर ने पूछा। अयान सक्सेना, वाहनों पर लगे साधारण जैमरों का विरोध करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन सैन्य अड्डों पर लगे बड़े जैमरों और युद्धपोतों पर लगे बड़े जैमरों का सवाल ही नहीं उठता। शेख हैदर बहुत खुश हुए। इससे पहले जो ड्रोन उसने खरीदे थे वे केवल व्यक्तिगत जैमर का ही प्रतिरोध कर सकते थे। वे कठोर हड्डियों को नहीं काट सकते थे। अब कई कठोर हड्डियों को कुतर दिया जा सकता है। श्री सक्सेना, आइए 2000 हनीकॉम्ब सिस्टम सेट और 10,000 अनअसेंबल नए ड्रोन से शुरुआत करें। शेख हैदर ने कहा। अयान सक्सेना, 1.2 बिलियन प्लस 350 मिलियन, कुल 1.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। हमारी सेना को भी कुछ खरीदने की जरूरत है। ठीक है, मिस्टर सक्सेना।
कृपया इसे जल्द से जल्द करें। हमेशा की तरह हम आपको पहले भुगतान करेंगे। शेख हैदर बहुत खुश हुए। उनकी राय में ये सौदा बहुत फ़ायदेमंद है। यदि वे अपना कमाया हुआ पैसा खर्च नहीं करते तो वह केवल कागज़ है। अयान सक्सेना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शेख हैदर को लगा कि उसने मुनाफा कमाया है और स्वाभाविक रूप से इस सौदे से उसे और भी ज़्यादा मुनाफा हुआ। उनकी आय में 100 छोटे छोटे लक्ष्य और जुड़ गए। अयान सक्सेना और रोशनी मेहरा एयरपोर्ट पहुंचे। राघव मेहरा का विमान जल्द ही उतर गया। वह और अन्य लोग पहले मध्य चीन के एक हवाई अड्डे पर पहुंचे और फिर राघव मेहरा शंघाई के लिए एक निजी विमान में सवार हो गए। पापा, राघव मेहरा विमान से उतरा और अयान सक्सेना तथा अन्य लोगों ने एक स्वर में कहा, जियो लिन मेंग्याओ। राघव मेहरा थोड़ा थका हुआ लग रहा था। वह वहां डर गया था और फिर एक लंबी उड़ान भरकर वापस आया। वह विमान में सो नहीं पाया। पिताजी, आपकी सुरक्षित वापसी पर बधाई, अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। राघव मेहरा ने गुस्से में कहा, जियो लिन, वे विद्रोही बहुत असभ्य और अनुचित हैं। अगर मुझे भविष्य में अवसर मिला तो मुझे उनके साथ ठीक से निपटना होगा। अयान सक्सेना, पिताजी, आपको भविष्य का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये बदला पहले ही लिया जा चुका है। मैंने उनके सरकारी बलों को कुछ ड्रोन बेचे हैं और वर्तमान में विद्रोहियों को 3 या 4 हजार हताहत हुए हैं। नेता पकड़ा गया है। उनके प्रत्यक्ष अधीनस्थ लगभग मर चुके हैं। राघव मेहरा ने अयान सक्सेना को एकटक देखा। बदला लेने की गति बहुत तेज है। वह अभी तक वापस नहीं आया है और बदला पहले ही खत्म हो चुका है। पिताजी, यह अच्छा हुआ कि आप सुरक्षित वापस आ गए। रोशनी मेहरा का लटका हुआ दिल आखिरकार पूरी तरह से जमीन पर उतर आया। राघव मेहरा, मेंग्याओ, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के कई सदस्य भी विमान से उतर गए। अयान सक्सेना और अन्य लोग कार में सवार होकर चले गए। पिताजी, अनिंदिता को आपकी दुर्घटना के बारे में पता नहीं है। जब आप वहां पहुंचे तो उसे यह बात न बताएं ताकि उसे चिंता न हो। रोशनी मेहरा ने निर्देश दिया। राघव मेहरा ने सिर हिलाया, ठीक है। अयान सक्सेना का काफिला सीधे जू के घर पहुंचा। पापा, माँ, दादाजी। अयान सक्सेना और अन्य लोग कार से बाहर निकले और लिन अनिंदिता ने खुशी से आवाज लगाई। अयान सक्सेना नीचे बैठ गया और लिन अनिंदिता को उठा लिया। अनिंदिता, क्या तुम्हें मम्मी पापा की बहुत याद आती है? अयान सक्सेना ने लिन अनिंदिता को चूमते हुए कहा। हाँ हाँ, लिन अनिंदिता ने बार बार सिर हिलाया। दादाजी, मुझे भी आपकी याद आती है। दादाजी, गले लगाओ, राघव मेहरा ने जल्दी से कहा। अयान सक्सेना और बाकी लोगों के छुट्टी पर जाने के बाद से उसने लिन अनिंदिता को नहीं देखा था। 1 महीना हो चुका था। दादाजी, आपके मुंह से बहुत बदबू आ रही है। तुम्हें स्नान करने की जरूरत है, लिन अनिंदिता ने कहा। राघव मेहरा थोड़ा शर्मिंदा था। उसके पास नहाने का समय नहीं था। राजधानी में पहुंचकर उसने सीधे वापस अपना तबादला कर लिया। खांसी, दादाजी नहाने जा रहे हैं। राघव मेहरा ने लिन अनिंदिता को नीचे रखा और कहा। अयान सक्सेना ने बैठते हुए कहा, अनिंदिता, तुमने जो कहा वह सच है, लेकिन कभी कभी कुछ सच हमें कहने की जरूरत नहीं होती। क्या दूसरों को ये जानकर शर्मिंदगी होगी? लिन अनिंदिता ने संदेह से पूछा। पिताजी, क्यों? मेरे हाथ गंदे हैं और आप मुझे उन्हें धोने भी देते हैं। अयान सक्सेना ने लिन अनिंदिता की छोटी नाक खुजाते हुए कहा, क्योंकि अनिंदिता, तुम एक बच्ची हो और दादाजी एक वयस्क हैं। तुम्हें बस ये याद रखना है, ठीक है? लिन अनिंदिता ने सिर हिलाया। हाँ हाँ दादाजी, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। राघव मेहरा मुस्कुराए। कोई बात नहीं, दादाजी व्यस्त हैं और अब उनसे थोड़ी बदबू भी आ रही है। दादाजी अब नहाने जा रहे हैं। थोड़ी देर में वह एक सुगंधित दादा बन जाएगा। लिन अनिंदिता ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, आपको जल्दी करना होगा, हम जल्द ही खाना खा सकते हैं। अध्याय 381। जिक्सी, तुमने क्या सीखा? कुछ ही देर बाद राघव मेहरा ने नहा लिया। पिताजी, मैं आपके लिए शराब की एक बोतल लाई हूँ। अयान सक्सेना के साथ एक ड्रिंक लीजिए। आपको आराम करने और अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत है, रोशनी मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। राघव मेहरा ने सिर हिलाया। रोशनी मेहरा गर्भवती थी और अयान सक्सेना, जो शराब से परहेज कर रहा था, को इसे जारी रखने की जरूरत नहीं थी। पिताजी, मैं आपके लिए टोस्ट करूंगा, अयान सक्सेना ने बैठते ही अपना गिलास उठाते हुए कहा। जब उन्होंने गिलास टकरा कर शराब पी तो राघव मेहरा ने कहा, चलो अब से धीरे धीरे पीते हैं। मैं तुम्हारी शराब सहनशीलता को संभाल नहीं सकता। अनिंदिता, तुमने इस महीने क्या सीखा है? लिन अनिंदिता ने खुशी से कहा, दादाजी, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। अब मैं थोड़ी बहुत फ्रेंच बोल सकती हूँ। मैंने तैरना भी सीख लिया है और मैं गोता भी लगा सकती हूँ।
वास्तव में अनिंदिता, तुम बहुत अद्भुत हो, राघव मेहरा ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा। लिन अनिंदिता ने बार बार सिर हिलाया। हाँ, हमने गोली चलाना भी सीखा। अब मेरी गणित और ड्राइंग कौशल और भी बेहतर हो गए हैं। मैंने हाई स्कूल गणित सीखना शुरू कर दिया है। राघव मेहरा दंग रह गया। उन्होंने अयान सक्सेना की ओर देखा और कहा, जियो लिन, अनिंदिता केवल 3 साल की है और वह पहले से ही हाई स्कूल का गणित सीख रही है। क्या वह बहुत तेजी से नहीं सीख रही है? क्या इससे उसकी नींव अस्थिर हो जाएगी? सविता मेहरा बोली, आप बेकार में चिंता कर रहे हैं। अयान सक्सेना का गणित का स्तर क्या है और आपका क्या है? अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, अनिंदिता ठीक है। वह अब जूनियर हाई स्कूल की गणित प्रतियोगिताओं में भी भाग ले सकती है। वह सामान्य जूनियर हाई स्कूल की सामग्री नहीं सीख रही है। उसने जूनियर हाई स्कूल स्तर के लिए सभी गणित अवधारणाओं में महारत हासिल कर ली है। राघव मेहरा की आंखों में आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। क्या अनिंदिता का गणित पहले ही मुझसे आगे निकल गया है? राघव मेहरा ने पूछा। रोशनी मेहरा ने हंसते हुए कहा, पिताजी, क्या आपको अभी भी संदेह है? मैं अनिंदिता को वह सब नहीं सिखा पाई जो वह बहुत समय पहले सीख रही है। अब अयान सक्सेना ही एकमात्र व्यक्ति है जो उसे गणित सिखा सकता है। राघव मेहरा ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। अनिंदिता, तुमने निशानेबाजी सीखी? हाँ हाँ, लिन अनिंदिता ने सिर हिलाया। लेकिन मैंने खिलौने वाली बंदूक का इस्तेमाल किया था। माँ और पिताजी असली बंदूकों का इस्तेमाल करते थे। वे बहुत तेज आवाज करती थीं। हालांकि पिछले महीने उन्होंने वीडियो कॉल की थी, लेकिन अयान सक्सेना और रोशनी मेहरा ने ज्यादा हनीमून वीडियो कॉल नहीं की। सविता मेहरा और अन्य लोगों को कुछ बातें पता नहीं थीं। राघव मेहरा ने रोशनी मेहरा की ओर देखा और पूछा, मेंग्याओ, अब तुम निशाना लगा सकती हो। तुम्हारी निशानेबाजी कैसी है? रोशनी मेहरा ने हंसते हुए कहा, अयान सक्सेना के पास बहुत सारी गोलियां लाने वाले लोग थे। हम हर दिन बहुत समय तक अभ्यास करते थे। अब मेरी निशानेबाजी काफी अच्छी हो गई होगी। जियो लिन, क्या मैं भविष्य में अभ्यास कर सकता हूँ? राघव मेहरा ने पूछा। वह इस विदेश यात्रा से काफी भयभीत था। निशानेबाजी सीखना भविष्य में उपयोगी हो सकता है। अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमारी सुरक्षा करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा कर्मियों को भी आमतौर पर निशानेबाजी का अभ्यास करने की जरूरत होती है। मैं इंडोर शूटिंग रेंज स्थापित करने के लिए उच्च अधिकारियों से आवेदन करूंगा। उसके लिए तो ये सिर्फ एक शब्द कहने भर की बात थी। यह अच्छी बात है। राघव मेहरा ने सिर हिलाया। वह तब अभ्यास कर सकता था और रोशनी मेहरा अभ्यास जारी रख सकती थी। निशानेबाजी का अनुभव बनाए रखने के लिए नियमित रूप से अभ्यास करने की आवश्यकता थी। रात के खाने के बाद राघव मेहरा ने अयान सक्सेना को अध्ययन कक्ष में बुलाया। उन्होंने पूरी घटना विस्तार से बताई। जियो लिन, वे लोग जवाबी कार्रवाई तो नहीं करेंगे, है न? राघव मेहरा ने पूछा। अयान सक्सेना, उनमें हिम्मत नहीं होनी चाहिए। हमने उनके सरकारी बलों को केवल 4000 ड्रोन बेचे हैं। अगर वे गड़बड़ करेंगे तो ये सिर्फ इतना ही नहीं होगा। इसके अलावा चीन वहां पूरी तरह सुसज्जित भारी संयुक्त हथियार ब्रिगेड के साथ सैन्य अभ्यास भी करेगा। उन्हें पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने फिर से गड़बड़ी करने की हिम्मत की तो यह एक मृत्यंत होगा। राघव मेहरा ने कहा, मुझे डर नहीं है, लेकिन अनिंदिता बहुत छोटी है। मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ हो। अयान सक्सेना ने कहा, हम सभी की सुरक्षा करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा कर्मियों के पास मेरे द्वारा डिजाइन किए गए ड्रोन हैं। वे ड्रोन सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त लोगों की पहचान कर सकते हैं। पिछली घटना के बाद से उनकी रक्षा परिधि का विस्तार किया गया है। इसके अलावा मैं उच्च अधिकारियों से इस बारे में बात करूंगा ताकि पता चल सके कि हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों की निगरानी प्रणालियों में इस पहचान प्रणाली का उपयोग करना सुविधाजनक है या नहीं। राघव मेहरा की आंखें चमक उठीं। अगर दुश्मन आएंगे तो उन्हें खोज लिया जाएगा। ये बहुत अच्छा है। अयान सक्सेना ने हल्का सा सिर हिलाया। उसे अपने आप को थोड़ा संयमित करना पड़ा। उच्च अधिकारियों को संभवतः पता था कि वह इशिहारा परिवार पर हैकर हमले के लिए जिम्मेदार था। इसके अलावा इस बार वह कुछ ज्यादा ही हाई प्रोफाइल हो गए थे। उन्होंने देश की बहुत मदद की थी, लेकिन चीनी इतिहास में ऐसे अनगिनत लोग हुए जिन्होंने देश के लिए महान योगदान दिया, लेकिन वे खुद को संयमित करना नहीं जानते थे और अंततः उनका बुरा अंत हुआ। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। कैलीग्राफी का टुकड़ा कैसा रहेगा? राघव मेहरा ने कहा। अयान सक्सेना मुस्कुराया और सिर हिलाया। कोई बात नहीं पापा, आपको क्या चाहिए? मैं आपको कोई सुलेख या पेंटिंग दे दूंगा। बस वही करो जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे। अयान सक्सेना और अन्य लोग एक रात के लिए जू निवास पर रुके। अगले दिन राघव मेहरा कंपनी चले गए और अयान सक्सेना व अन्य लोग घर चले गए। लिन अनिंदिता को कल रात सर्दी लग गई। खांसी खांसी
लिन अनिंदिता खांसने लगी और रोशनी मेहरा को उस पर बहुत दया आई। पति जी, अनिंदिता हर दिन तैरती थी और पानी में भीगती थी, लेकिन उसे सर्दी नहीं लगी। हमारे वापस आते ही उसे सर्दी कैसे लग गई? रोशनी मेहरा ने दुखी होकर कहा। अयान सक्सेना, वहाँ का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा था और यहाँ का तापमान कम है। तापमान में अंतर के कारण उसे सर्दी लग गई। चिंता न करें, ये सिर्फ सामान्य सर्दी है, फ्लू नहीं। मैं उसका इलाज करूंगा और वह 1 या 2 दिन में ठीक हो जाएगी। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। चलो कुछ दिनों के लिए घर पर ही रहें और धूप से थोड़ा बचें। चलो जितनी जल्दी हो सके अपनी गोरी त्वचा वापस पाने की कोशिश करें। मैं हर दिन सनस्क्रीन लगाने के बावजूद भी काफ़ी काली हो गई हूँ। अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, पत्नी, तुम अभी भी ठीक हो। अनिंदिता एक छोटी काली लड़की में बदल गई है। पिताजी, मैं कोई छोटी काली लड़की नहीं हूँ, लिन अनिंदिता ने मुंह बनाते हुए कहा। रोशनी मेहरा ने ईर्ष्या से कहा, पति जी, आप भी अनिंदिता की तरह हर दिन धूप में रहते हैं, पर आपका रंग बिल्कुल भी काला नहीं हुआ। मेरे पास आंतरिक ऊर्जा है, इसलिए इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पत्नी, मैं आपके शरीर को समायोजित करने में आपकी मदद करूंगा और 1 सप्ताह में आपकी त्वचा फिर से गोरी हो जाएगी। अयान सक्सेना मुस्कुराए। खांसी, खांसी, पिताजी, मेरा क्या होगा? अयान सक्सेना ने लिन अनिंदिता को मजाकिया अंदाज में देखा और कहा, अनिंदिता, तुम एक बच्ची हो। तुम्हें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। तुम जल्द ही अपनी गोरी त्वचा वापस पा सकोगी। पिताजी, मैं अपनी गोरी त्वचा जल्दी वापस पाना चाहती हूँ, लिन अनिंदिता ने मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है, डैडी तुम्हारी भी मदद करेंगे, अयान सक्सेना ने लिन अनिंदिता के छोटे से सिर को सहलाते हुए कहा। डैडी पहले तुम्हारे लिए दवाई बनाएंगे। अच्छा बनो और अपनी दवाई लो। जब तुम अपनी सर्दी से ठीक हो जाओगी तो डैडी तुम्हारी गोरी त्वचा वापस पाने में तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, ठीक है, लिन अनिंदिता ने उदासीनता से सिर हिलाया। अयान सक्सेना ने जल्दी ही दवा बनाना शुरू कर दिया। 5 मिनट बीत गए और उसकी प्राचीन चिकित्सा कौशल में सुधार होने लगा। सिस्टम, प्राचीन चिकित्सा कौशल में अब मेरे पास कितने घंटों का अनुभव है? अयान सक्सेना ने मन ही मन कहा। पिछले महीने लिन अनिंदिता को न तो सर्दी लगी थी और न ही वह बीमार पड़ी थी, लेकिन फिर भी उसके शरीर पर कुछ चोटें थीं, इसलिए उसकी चिकित्सा कुशलता में सुधार हुआ था। सिस्टम होस्ट, आपके पास प्राचीन चिकित्सा कौशल के 86 घंटे हैं। अभी भी महान स्तर से बहुत दूर है, अयान सक्सेना ने खुद से कहा। पौराणिक स्तर तक पहुंचने में 120 घंटे लगेंगे।